अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजिया महमूद का 9th एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो कुछ देर पहले ही सर्जरी से फारिग होते हुए अपने केबिन में आया था कि दरवाजे पर होती दस्तक ने उससे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। यस कम इन। वो सामने पड़े नोटपैड पर कुछ लिख रहा था कि अंदर दाखिल होने वाले शख्स ने उसे मुखातिब किया। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ताशफिन ने बेइख्तियार घड़ी की जानिब देखा था। दोपहर के 2 बज रहे थे। कौन? वो मसरूफ से अंदाज में लिखता हुआ बोला। कोई वकील साहिबा है। ताशफिन का चलता हुआ हाथ फौरन रुका, कान एकदम खड़े हुए थे। नाम पूछा तुमने? जी, आबरू नाम बताया है उन्होंने। ताशफिन के चेहरे के तासुरात बदले। उन्हें फौरन अंदर भेजो। वो अपने आप पर काबू न पा सका कि अचानक कुछ याद आने पर उसके चेहरे पर मौजूद तासुर मध्यम पड़ गए थे। कुछ समय बाद वो अंदर दाखिल हुई। ताशफिन ने नजरें उठाते उसकी जानिब देखा। दोनों की नजरें मिली। वो आज भी अपने मखसूस हुलिये में मौजूद थी, हमेशा की तरह सोबर और खूबसूरत। वो कदम उठाती उसके पास आई। बैठें प्लीज़। उसे करीब आता हुआ देखकर ताशफिन बोला, जिस पर आबरू मुस्कुराते हुए बैठ गई और अपना पर्स टेबल पर रख दिया। इंतज़ार के लिए बहुत माजरत, एक्चुअली मैं सर्जरी में बिजी था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वो मुस्कुराई। आंटी की तबीयत तो ठीक है ना? आबरू को अंदाज़ा हो गया था कि वह उसके आने की वजह सालेहा बेगम को समझ रहा था। जी जी, वो ठीक है। दरअसल मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ मदद चाहिए। ताशफिन के चेहरे पर उलझन भरे तासुरात उभरे। कैसी मदद? आबरू ने गहरी सांस लेते हुए उसे केस की नोयत और हालत के बारे में बताया, मगर अम्माद के इस केस से ताल्लुक को छुपा गई। आपसे सिर्फ इतने फेवर चाहिए कि आप इस तारीख के सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हिस्ट्री देखते हुए उसमें वर्दा की असल रिपोर्ट का इंतज़ाम कर दें। उसकी बात पर ताशफिन बोलने लगा। आप फिक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो रिपोर्ट जल्द अज जल्द आप तक पहुँचा सकूँ। उसकी बात पर आबरू मुस्कुराई। बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसे उठता हुआ देखकर ताशफिन भी अपनी जगह से उठता उसके पीछे कदम उठाने लगा। दरवाजे के करीब पहुँचते आबरू उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुराई और दरवाज़ा अबूर कर गई, जबकि ताशफिन उदास निगाहों से उसे तब तक देखता रहा था जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो गई। ताशफिन के केबिन से निकलते अब उसका इरादा घर वापसी का था। वो अब काफ़ी मुतमईन थी, न जाने क्यों, पर उसे ताशफिन पर एतमाद था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। हॉस्पिटल की राहदारियों से गुजरते हुए उसे हर जानिब लोग दिखाई दे रहे थे। कोई अपनों की सेहतयाबी पर खुश था तो कोई अपनों के बिछड़ने पर गमगीन। उसे फ़ौरन हफ्सा की याद आई थी। उसने भी तो इसी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली थी। दिल एकदम बोझल हो गया था। वो तेज़ी से कदम उठाती हुई जा रही थी कि उसकी नज़र सामने कुछ फासले पर मरीजों के मजमू में बेंच पर बैठे 2 नाफूस पर पड़ी थी। वो आदिल और उसकी अम्मी थी। आबरू की नज़रें उन पर पड़ते ही उनकी नज़रें भी आबरू से मिली थी। आबरू को हैरत उनकी यहाँ मौजूदगी पर नहीं, बल्कि उनकी हालत पर हुई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आदिल है जिसे उसने कुछ अरसा पहले देखा था। सूजी हुई आंखें, पीला पड़ता रंग, बढ़ी हुई शेव, उजड़ी हुई हालत। वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रहा था। आबरू के कदम बेइख्तियार ही उनकी जानिब उठे। आप लोग यहाँ सब खैरियत हैं? वो उनके करीब जाते हुए बोली। नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है आदिल। आदिल की अम्मी उनकी जानिब देखते हुए बोली। आदिल बहुत बीमार है बेटा, उसकी हालत। वो रोने लगी। उन्हें क्या हुआ है? यही बात तो समझ से बाहर है बेटा। डॉक्टर भी इसके मरीज की तशखीस नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। वो मुसलसल रो रही थी, जबकि आदिल गायब दिमागी से उन दोनों को देख रहा था। यह पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात जागता है। हर वक्त यूं ही वीरान नजरों से इधर उधर देखता रहता है। ना कुछ बोलता है, ना कुछ। आबरू ने आदिल की बुलंद गजबनाक आवाज़ सुनी थी, मगर उसे यूं कभी खामोश न देखा था। यह हमारी सज़ा है बेटा। आबरू ने फौरन उनकी जानिब देखा। हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने हफ्सा पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की थी। हमने, उनकी आवाज़ हलक में दबने लगी, हमने उसे बहुत अजियतें दी थी। इससे पहले कि आबरू कुछ कहती, नर्स ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह किया था। वो आदिल और उसकी अम्मी को अंदर डॉक्टर के पास जाने का कह रही थी। हमें माफ़ कर देना बेटा, शायद इसी तरह मेरा बेटा ठीक हो जाए। वो उनके चेहरे पर एहसास नदामत और बेबसी देख सकती थी। वो दोनों अंदर जा चुके थे, जबकि आबरू के कानों में हफ्सा के कहे अल्फाज गूंजे। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है आबरू। आबरू अफसरदगी से मुस्कुराई। हफ्सा ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता और उनके साथ हुए हर जुल्म का हिसाब ज़रूर लेता है। शाम के 7 बज चुके थे। सूरज गुरूब हुए भी कुछ वक्त बीत गया था, पर आसमान अभी भी मध्यम रोशनी बाकी थी। आसमान पर छाए गहरे काले बादल बारिश की आमद का पता दे रहे थे।
वो पैदल चलती हुई बस स्टॉप तक आई। उसी असना में बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें भी ज़मीन पर गिरने लगी थी। उसने फ़ौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला, पर उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। झुंझलाते हुए मोबाइल वापस बैग में डालते हैं वो सड़क की जानिब देखने लगी। मौसम की खराबी के बाद बस और रिक्शा भी तेज़ तेज़ अपनी मंजिलों की जानिब रवा थे। उसे आज यूनिवर्सिटी से वापसी में देर हो गई थी। इस मौसम को भी आज ही खराब होना था। वो गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासुरात के साथ बोली कि कुछ फासले से आती गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे ज़ावियर की नज़रें उस पर पड़ी थी। उसने गाड़ी की स्पीड कम करते हुए गाड़ी उससे कुछ फासले पर रोकी, जबकि रुतबा यूं एक गाड़ी को खुद से कुछ फासले पर रुकता हुआ देखकर घबरा गई थी। मगर उससे निकलते ज़ावियर को देखते उसके तासुरात बदले। स्याह जीन्स के साथ सफ़ेद शर्ट पहने वो कदम उठाता उसके करीब आया। तुम यहाँ? वो उसे करीब आता हुआ देखकर बोली। जी मोहतरमा, मैं। आओ मेरे साथ चलो, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। बारिश की बूंदें तेज़ होने लगी थी। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? क्योंकि इस वक्त यही करना मुनासिब है, वो तुबत जवाब देता बोला। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, रुतबा मुँह फेरते हुए बोली। तो फिर ठीक है, यहीं खड़ी रहो। वो मज़े से कहता हुआ चल पड़ा कि रुतबा ने आसमान पर छाए हुए काले बादलों को जानिब देखा था। एकदम बादल जोर से गरजे। रुको रुको, मैं आ रही हूँ। वो कदम उठाती उसके पीछे चल पड़ी, जिस पर ज़ावियर मुस्कुराया। गाड़ी के करीब पहुँचते वो पीछे का दरवाज़ा खोलते बैठने लगी कि ज़ावियर बोला, कुछ तो ख्याल करें मोहतरमा, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। रुतबा ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा था, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा उससे मुखातिब था। आगे आए। वो दांत पीसते हुए आगे आई थी। उसकी मजबूरी थी, वरना वो उसे खूब जवाब देती। उसके बैठते ही ज़ावियर ने गाड़ी स्टार्ट की। आप इतनी लेट घर से बाहर अकेली क्या कर रही थी? वो एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामे उससे मुखातिब था। मैं यूनिवर्सिटी में थी, जवाब फ़ौरन आया। मेरी नाकस मालूम के मुताबिक आपकी यूनिवर्सिटी तो 5 बजे तक बंद हो जाती है। ज़ावियर की इस बात पर रुतबा ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी। न जाने क्यों वो उसे वजाहत दे रही थी। वैसे तुमने मेरी यूनिवर्सिटी पर बहुत रिसर्च कर रखी है। उसकी बात पर ज़ावियर मुस्कुराया। खैर, एक्स्ट्रा क्लास थी या कुछ और? वो उसे चढ़ाता हुआ बोला। मिस्टर, अपनी हद में रहो। माना कि तुम वकील हो, मगर यूं हर एक पर शक करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। वो हंसने लगा। हंसना बंद करो और गाड़ी तेज चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। ज़ावियर ने अस्बात में सर हिलाते हुए गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा दी थी। अरे अरे, इतनी भी तेज मत चलाओ, स्पीड कम करो, वो फ़ौरन बोली, जिस पर ज़ावियर ने स्पीड एकदम कम कर दी थी। अब इतनी भी आहिस्ता नहीं कहा तुम। मोहतरमा, आप एक काम क्यों नहीं करती? गाड़ी आप चला लें, मैं आपकी तरह यहाँ बैठ कर ज़बान चला लूँगा। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। फजूल बातें मत करो ज़ावियर। वो रुकी। मेरा मतलब है ड्राइविंग पर फोकस करो। वो तेज़ी में उसका नाम ले गई, जो न जाने क्यों ज़ावियर को अच्छा लगा था। तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। अगर मौसम ख़राब न होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ इस तरह गाड़ी में ना बैठती। वो गुस्से से बोली। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्यालात है मोहतरमा। अगर आप सालेह आंटी की बेटी न होती तो मैं कभी आपको यूं अपनी गाड़ी में न बिठाता। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो गुस्से से मुंह फेरती हुई बोली कि ज़ावियर अल्फाज उसके समाज से टकराए। हमारे ख्यालात बिल्कुल एक जैसे हैं। रुतबा उसकी बात समझती हुई दोबारा उसकी जानी पलटी। तुम ना एक काम करो, अपना इलाज करवाओ किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर से। आप बता दें आप अपना इलाज कहाँ से करवा रही हैं, मैं भी वहीं से करवा लूँगा। वो फिर रुतबा को लाजवाब कर गया था, मगर वो रुकने वालों में से न थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा चुका था। पूरा रास्ता वो एक दूसरे को यूं ही बातें लगाते रहे थे। रुतबा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उतरी और फ़ौरन गेट की जानिब चल पड़ी थी कि ज़ावियर कदर ऊंची आवाज़ में बोला। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। इंसान मरोवतन ही सही किसी का शुक्रिया अदा कर देता है, चाय का पूछ लेता है, मगर आजकल के लोग तो बस। वो ये सब रुतबा को सुनाने के लिए कह रहा था, जिस पर रुतबा ने पलट कर देखा कि इतने में गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। देखते ही देखते वह गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी कि रुतबा ने दिल में सोचा कि उसे वाकई ज़ावियर को शुक्रिया अदा करना चाहिए था, कि अचानक दिल में ख्याल आया कि अब तो हर दूसरे दिन ही उससे मुलाकात हो जाती है, तो वो उसका शुक्रिया बाद में अदा कर देगी। हर सबूत उसी सिमत इशारा कर रहे थे जिस जानिब आबरू जाना नहीं चाहती थी। वो अपने सामने उस केस से मुंसलिक हर छोटी बड़ी चीज़ रखे बैठी थी, जिन सब का नतीजा सिर्फ एक ही था कि वर्दा के वालिदैन की कही गई हर बात सच थी। उसे उस वक्त अम्मा से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो इस केस को रीओपन करवाना चाहती थी, मगर इंतज़ार था तो सिर्फ वर्दा की मेडिकल रिपोर्ट का, जो उसे कल मिलने वाली थी। आबरू के दिमाग में एकदम एक ख्याल आया कि क्यों ना वो इस केस को रीओपन करवाने से पहले एक बार अशर को भी
इस सारे मामले से आगाह कर दें। कुछ लम्हे बाद फैसला कर चुकी थी। उसने फ़ोन उठाते अशर को कॉल मिलाई थी और उसे कोर्ट आने का कहा। इस पर अशर पहले तो कुछ हैरान हुआ, मगर फिर उसे अपना मुंतज़िर रहने का कहते फ़ोन काट दिया। आबरू का ये फैसला कितना दुरुस्त था, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर जानता था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो आबरू के सामने बैठा था। आबरू उसे केस से मुतालिक हर बात से आगाह कर चुकी थी। अशर के तासुरात उस वक्त बहुत संजीदा थे। मैं बहुत जल्द ये केस रीओपन करवाने। आबरू, तुम ये केस हरगिज़ नहीं लोगी, वो सख्ती से उसकी बात काटता बोला था, जिस पर आबरू को हैरत का झटका लगा। मगर क्यों? सवाल फौरी था। क्योंकि ये केस सिर्फ एक झूठ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर क्या ये सारे सबूत भी झूठे हैं? आबरू को आज उसकी हर बात हैरान कर रही थी। हाँ, झूठे हैं। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। मैं इस केस के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ आबरू, और ये भी जानता हूँ कि ये सिर्फ मेरे भाई के खिलाफ एक साजिश है और कुछ भी नहीं। आबरू को हैरत का एक और झटका लगा। ये केस पहले भी इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ झूठे इल्ज़ामात थे। आबरू को उसका लहजा, अल्फाज, हर एक चीज़ आज बहुत अजीब महसूस हो रही थी। मगर अशर, कोई क्यों किसी पर ऐसे इल्ज़ामात लगाएगा? आप खुद सोचें, कोई क्यों अपनी बेटी की इज्जत के बारे में? आबरू, वो उसकी बात काटता हुआ टेबल पर अपना झुकाव करते हुए बोलने लगा। पैसे की लालच इंसान से सब कुछ करवा देती है। ये सब उस लड़की के और उसके घर वालों की साजिश है ताकि वो लोगों की हमदर्दियाँ समेट सकें। वो अशर के अल्फाज के चुनाव पर हैरान थी कि वो एक मरे हुए इंसान के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। पर अशर, उन्हें किसी की हमदर्दियाँ समेटने से क्या फ़ायदा होगा? आबरू की बात पर वो तंज़िया अंदाज में हंसा। तुम तो वकील हो आबरू, तुम तो ये सब बहुत अच्छे से जानती हो। आबरू को उसकी हर बात अब गुस्सा दिला रही थी। आज वो इल्ज़ाम लगाएंगे, कल केस का आगाज़ होगा। नामजद मुजरिमों को ब्लैकमेल करते हुए उनसे पैसे वसूल करेंगे, लोगों की हमदर्दियाँ समेटते हुए खुद पारसा बन जाएंगे और ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। आबरू का जब्त जवाब दे गया था। अशर, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको मालूम भी है कि उनकी बेटी मर चुकी है। उन्होंने अपनी इकलौती औलाद खोई है। अशर, वो अशर के मुर्दा दिल को जगाना चाहती थी। मुझे सब मालूम है आबरू, मगर जो भी हो, तुम इस केस से दूर रहोगी। वैसे भी तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जल्द तुम ये जॉब छोड़ने वाली हो। सो अशर, मैं ये केस और जॉब दोनों नहीं छोड़ूंगी। आबरू का लहजा सख्त था। हर बात पर जिद मत किया करो आबरू, ये हम सब के लिए बेहतर है कि तुम ये जॉब जल्द अज जल्द छोड़ दो। वो डोक टोक लहजे में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। और इस केस के बारे में भी सोचना छोड़ दो। वो टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते चल पड़ा। वो अभी दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि उसकी समाज से आबरू की आवाज़ टकराई। मैं आबरू सिद्दीकी हूँ अशर, अपनी बात से पीछे हटना मैंने सीखा नहीं। सो ये केस और ये जॉब मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करती अटल लहजे में बोली। अशर ने गर्दन मोड़ते हुए गुस्से से आबरू की जानिब देखा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर चला गया। अशर से हुई बातें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो कैसे अपने भाई के दिफा के लिए किसी की इज्जत पर वार कर सकता था? वो अशर के रवैये पर बहुत हैरान व परेशान थी। उसे अशर से हरगिज़ ही तवक्का ना थी। पहले जॉब छोड़ने की जिद और अब ये केस। वो गायब दिमागी से कब ऑफिस से घर पहुंची उसे मालूम ना हो सका था। घर पहुंचने पर गेट पहले से ही खुला था, यानी घर पर कोई आया था। वो कदम उठाती अंदर चली गई, जबकि बाहर खड़े अशर की गाड़ी वो देख न सकी। लॉन्च में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने बैठे असर पर पड़ी थी, जो सालिया बेगम के साथ बैठा उनसे कोई बात कर रहा था। आबरू पर नज़र पड़ते वो खामोश हो गया, जबकि उसे देखते आबरू के तासुरात एकदम सख्त हुए। उसने सालिया बेगम की जानिब देखा, जिनके तासुरात उसे ये समझाने के लिए काफ़ी थे कि अशर उन्हें सारी बात बता चुका है। उसे अशर की यह हरकत शदीद नागवार गुजरी थी। वो सालिया बेगम को परेशानियों से दूर रखना चाहती थी, मगर अशर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। वो कदम उठाती उनके करीब गई और सलाम करते अशर के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई थी कि अशर की आवाज़ ने माहौल में छाई उस खामोशी को तोड़ा। चाची, आप ही आबरू को समझाएं, मेरी बात तो मानने को तैयार नहीं है। आबरू फौरन बोली, आपकी बात मानने लायक होती तो मैं ज़रूर मान लेती। उसके लहजे में गुस्सा था। आबरू, सालिया बेगम तंबी करती हुई बोली, आप इसका रवैया देख रही हैं चाची? ये किस तरह से मुझसे बात कर रही है? अशर सालिया बेगम को मुखातिब करता बोला, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं इसे समझाऊंगी। उनकी बात पर आबरू फौरन बोली, मगर अम्मी। खामोश हो जाओ आबरू। सालिया बेगम ने फौरन उसकी बात काटी, जिस पर आबरू खामोश हो गई। चाची, मैं बस यही चाहता हूँ कि आबरू इस केस को छोड़ दे।
اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، مگر آبرو میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی بیٹا، تم خود فکر مت کرو۔ سالیہ بیگم کی بات پر اشر نے آبرو کی جانب دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ جاؤ آبرو، اسے گیٹ تک چھوڑ آؤ۔ آبرو نے انکاری نظروں سے سالیہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، پر ان کی اصرار کرتی ہوئی نگاہوں پر وہ چل پڑی۔ گیٹ کے قریب پہنچتے اس نے اشر کو مخاطب کیا، آپ نے امی کو اس معاملے میں شامل کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس پر اشر فوراً بولا، کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ انہیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ وہ تنزیہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے الفاظ آج آبرو کو تکلیف دے رہے تھے۔ گیٹ بند کرتے ہوئے آبرو واپس اندر آئی کہ سالیہ بیگم نے اسے مخاطب کیا، ادھر آؤ آبرو۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ بیٹا، تم کیوں ایک معمولی سے کیس کے لیے اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو؟ یہ کیس معمولی نہیں امی، اشر نے آپ کو صرف وہ بتایا ہے جو ان کے مفاد کی تھی۔ جبکہ وہ رکی اور گہری سانس لی۔ سالیہ بیگم کو پوری بات بتانا اب اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے اس گناہ کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا جو کسی کی جان لے گیا۔ سالیہ بیگم الجھن کا شکار ہوئی۔ مجھے پوری بات بتاؤ آبرو۔ آبرو نے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات ان کے گوشے کہہ گزاری۔ آپ خود سوچیں امی، کوئی کیوں اپنی بیٹی کی عزت کو یوں استعمال کرے گا؟ سالیہ بیگم متفکر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے کہنے پر اگر میں یہ کیس واپس لے لوں بھی امی، مگر آپ صرف ایک بار سوچیں کہ اگر وردہ کی جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی آپ اس کے مجرموں کو یوں آزاد رہنے دیتی؟ سالیہ بیگم کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی۔ میں نہیں چاہتی امی کہ میں اپنا رشتہ بچانے کی خاطر کسی کے حق تلفی کروں، کسی کو اس کے انصاف کے حق سے محروم کر دوں، اور اماد کو تو ویسے بھی آپ جانتی ہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ اشر نے مجھے بہت مایوس کیا ہے امی، میں ان سے ہرگز ایسی امید نہیں رکھتی تھی۔ پریشان مت ہو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اشر کے ایسے رویے کی وجہ صرف اس کا بھائی، مگر امی کیا گنہگار اگر آپ کا اپنا ہو تو قانون بدل جاتا ہے، یا آپ کے اپنوں کو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس نے سالیہ بیگم کے چہرے کی جانب دیکھا اور بولنے لگی، میں ٹھیک ہوں امی، آپ بھی پریشان مت ہوں، اللہ انسان کے لیے بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ وہ ہاتھ میں فائل تھامے اپنے کیبن کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں آبرو اس وقت اس کے منتظر تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی اس کے اسسٹنٹ نے آبرو کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ دراز قد تھا، سرجن کا لباس اس پر خوب جچا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ونس اگین سوری، ایک بار پھر آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اس کی بات پر آبرو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ بار بار معذرت مت کیا کریں، میں بخوبی سمجھتی ہوں کہ ڈیوٹی آورز میں ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا اور آبرو کو مخاطب کیا، آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ الحمدللہ اب بہت بہتر ہے، اس بار والی میڈیسن کافی پر اثر ہے۔ وہ مسکراتے بولی تھی، جس پر تاشفین نے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ یہ لیں وردہ اسماعیل کی رپورٹ۔ آبرو نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ رپورٹ تھامی اور اسے کھولتے اندر موجود رپورٹ دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے بعد وہ تاشفین کی جانب دیکھتے بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کیس کے لیے یہ رپورٹ کتنی اہم تھی۔ وہ دل سے اس کی مشکور تھی۔ شکریہ میرا نہیں، آپ کا ادا کرنا چاہیے، جو آپ کسی کو انصاف دلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ یہ میرا فرض ہے، آبرو فوراً بولی۔ بالکل، پر ہر کوئی آپ کی طرح کسی کو انصاف دلانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا۔ وہ رکا۔ آبرو نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کی بہادری ہے کہ آپ کچھ عرصہ پہلے ہوئے واقعے کے باوجود بھی نہیں گھبرائیں اور اپنا فرض وفاداری سے نبھا رہی ہیں۔ آبرو نے دل سے اعتراف کیا تھا کہ اس کی آواز اور الفاظ دونوں ہی خوبصورت تھے۔ اگر ہمارے سسٹم میں آپ جیسے کچھ مزید وکلا کا اضافہ ہو جائے تو ہماری عدالتی نظام بالکل سنور جائے گا۔ اس کے الفاظ آبرو کے دل میں اتر رہے تھے۔ وہ جانے انجانے میں تاشفین اور اشر کا موازنہ کرنے لگی تھی کہ اس کیس کے متعلق دونوں کے خیالات میں کتنا فرق تھا۔ اسے یاد تھا کہ اشر نے اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے کیسے الفاظ کا استعمال کیا تھا، اور وہ ہر بار آبرو کو یہ نوکری چھوڑنے پر مجبور کرتا تھا، جبکہ تاشفین نے نہ صرف اس کیس کے سلسلے میں اس کی مدد کی تھی بلکہ اس کی کاوشوں کے سراہتے ہوئے اس کے حوصلہ افزائی بھی کر رہا تھا۔ شکریہ، کاش ہر کوئی آپ کی طرح ہی سوچنے لگ جائے۔ دل کی بات فوراً زبان پر آئی کہ وہ فوراً مسکراتے ہوئے دوبارہ بولا، میرا ماننا ہے کہ ہر انسان چاہے کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، اسے اپنا 100% دیتے ہوئے اپنے پیشے سے منسلک فرائض کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ بالکل، اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی تھی۔
चले अब मैं जल्दी हूँ। वो ये कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी कि वो भी उसके साथ उठा। दरवाजे के करीब पहुँचते वो मुड़ी, दोनों की नज़रें मिली थी। थैंक यू। ताशविन को फ़ौरन उससे हुई पहली मुलाकात में उसके कहे ये अल्फाज याद आए थे। उसने सर को खम देते हुए उसका शुक्रिया कबूल किया। आबरू मुस्कुराते हुए दरवाज़ा अबूर कर गई, जबकि ताशविन के चेहरे पर अब एक जख्मी मुस्कुराहट मौजूद थी। टेबल पर लगा फाइल्स का अंबार, पास पड़े चाय की 3 खाली कप, कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी आबरू जो एक हाथ से मुसलसल अपनी कनपट्टी दबा रही थी, उस वक्त शदीद थकान का शिकार थी। उसके आसाब बोझल थे, सर दर्द से फट रहा था, मगर अभी बहुत काम बाकी था। वो आंखें खोले दोबारा उन फाइल्स की जाने मुतवज्जा हुई थी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तकरीबन 2 घंटे बाद वो अपने काम से फारिग हो चुकी थी, मगर उसे मालूम था कि असल काम का तो अभी आगाज़ होने वाला है। हर सबूत, हर गवाह, हर रिपोर्ट वर्दा के हक़ में थी। उसके वालिदैन की कही गई सारी बातें सच थीं। सामने पड़ी उस केस की इब्तिदाई रिपोर्ट और वर्दा की मेडिकल रिपोर्ट सबसे बड़े सबूत थे, जबकि उसके 2 ऑफिस कॉलीग्स वर्दा और मैनेजर के दरमियान हुई बहस के शाहिद थे। आबरू का जहन बार बार अशर की बातों की जानिब जाता, मगर वो खुद को इस बारे में सोचने से बाज रखती। उसे आज फैसला करना था। हर चीज़ उसे वर्दा के हक़ में फैसला करने पर मजबूर कर रही थी। उसने गहरी सांस लेते एक बार फिर वो फाइल देखना चाही थी जो उस केस के आगाज़ में उसके पास आई थी। फाइल टेबल पर पड़ी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए फाइल उठाई, जिसके दौरान कुछ कागज़ ज़मीन पर गिरे थे। वो उन मुजरिमों की तस्वीर थी। आबरू ने झुकते हुए वो तस्वीर उठाई और एक बार फिर उन इंसानों के रूप में छुपे हुए हैवानों के मकरवा चेहरे के देखने लगी थी कि अम्माद की तस्वीर सामने आई। उसे आज अम्माद से घिन आ रही थी। अपने घर में माँ और बहन होने के बावजूद एक मर्द कैसे एक औरत की इज्जत के साथ खेल सकता है। अम्माद की तस्वीर को नजरों के सामने से हटाते उसके सामने चौथी तस्वीर आई थी, जिसे देखते आबरू का रंग फक हुआ। वो उस शख्स को पहचानती थी। हाँ, वो उसे पहचानती थी। तस्वीर उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। उसने दोबारा उसे उठाया। ये चेहरा वो कैसे भूल सकती थी? ये वही शख्स था जिसने आज से 5 साल पहले उसे अगवा किया था। उसे फिर से वो तकलीफ दे लम्हे याद आए जब उसने बेबसी के हाथों को छुआ था। वो उस दिन उस तस्वीर को कैसे फरामोश कर गई थी। आबरू ने तस्वीर साइड पर रखते हुए पानी का गिलास में उंडेलते हुए पानी पिया, पर पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। मगर अब वो फैसला कर चुकी थी। हाँ, वो फैसला कर चुकी थी कि वो वर्दा के मुजरिमों को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। कुछ देर पहले ही वो ऑफिस से घर पहुंची थी। आज वो उस केस को रिओपन करवाते हुए उन चारों मुलजिमान को नामजद कर चुकी थी और वर्दा के वालिदैन को भी उम्मीद दिला चुकी थी कि वो जल्द उसके मुजरिमों को अंजाम देखेंगे। उसने अपना मोबाइल उठाते हुए एक नंबर पर कॉल मिलाई, मगर नंबर बंद जा रहा था। मायूस होते फ़ोन वापस रखा कि समाज से एक शनासा आवाज़ टकराई। वो अशर की आवाज़ थी। अल्फाज तो वो समझ न पाई थी, मगर लहजे में वाज़ेह था कि वो गुस्से में है। यकीनन उस तक खबर पहुंच चुकी थी। वो कदम उठाती बाहर आई, जहां वो गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ा था। आबरू पर नज़र पड़ते हुए उसने मुखातिब किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया आबरू। वो नफी में सिर हिलाता हुआ बोला, मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम बाज आ जाओगी, मगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। सानिया बेगम अशर को मुखातिब करती बोली, अशर बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्माद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है चाची, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से हुआ है। वो कब आबरू से आपकी बेटी पर आया उसे खुद मालूम न हो सका था। तुम्हें अंदाज़ा भी है आबरू कि अम्मी और अब्बू के दिल पर क्या गुजरी है? वो इस वक्त किस तकलीफ में है? आबरू खामोश रही। मैं ही पागल हूँ जो ये रिश्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। तुम्हें तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आबरू ने कुछ बोलने के लिए लब खोले कि वो दोबारा बोला, तुम्हें अंदाज़ा है आबरू कि इससे हमारे रिश्ते पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो चिल्लाया, अशर क्या ये रिश्ता इतना नाजुक है कि सिर्फ एक मामूली सी बात पर टूट जाएगा? उसे याद था कि उस दिन अशर ने उस केस के मामूली कहते हुए रद्द करने को कहा था। तुम्हें ये बात मामूली लगती है आबरू? तुमने मेरे भाई पर, अगर आपका भाई बेगुनाह है अशर, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिहा हो जाएगा। पर अगर उसने ये गुनाह किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो आबरू। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, तुम तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं अशर? वो उसकी बात काटती हुई बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ आबरू कि अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ये हमारी इज्जत का सवाल है। इज्जत सिर्फ हमारी नहीं अशर, इज्जत इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान की है और सबकी इज्जत बराबर है। अगर आपका भाई किसी की इज्जत को रोन सकता है
तो उसे भी बाइज्जत रहने का कोई हक नहीं। आबरू का लहजा सख्त था। बस आबरू, एक लफ्ज़ और नहीं, वो चिल्लाया। मत मानो तुम मेरी बात, मगर याद रखना तुम्हारे इस जिद का खामियाजा हमारा ये रिश्ता भुगतेगा। वो तन फन करता हुआ वहाँ से चला गया। एक बार फिर सोच लो आबरू, अशर के जाने के बाद वो दोनों माँ बेटी एक साथ बैठी थी। मैं सो चुकी हूँ अम्मी, आबरू का लहजा अटल था। मगर बेटा, इससे तुम्हारा और अशर के रिश्ते, अम्मी जिस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे हर छोटी छोटी बात पर पीछे हटना पड़े, हर मामले में सही व गलत को भूलते हुए सिर्फ उनका कहा मानना पड़े, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। वो उनकी बात काटती बोली। ऐसे मत कहो बेटा, अशर। अम्मी, अशर का रवैया और अल्फाज तो आप देख चुकी हैं। जिस शख्स के लिए किसी की माँ और बहन की इज्जत से ज़्यादा अहम अपने भाई की इज्जत हो, कल को वो मेरी और मेरी बहनों के लिए क्या करेगा। सरे बेगम खामोश रही थी। आबरू की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। आपको आज एक और बात बताऊं अम्मी। वो उन्हें अपने अगवा और उस केस के ताल्लुक के बारे में सारी बात बताती चली गई। ये बात तुमने अशर को क्यों नहीं बताई बेटा? अम्मी, आपको लगता है कि आज वो हमारी यहाँ बात कोई सुनने आया था? वो आज सिर्फ अपने सुनाने आया था और सुनाकर चले गए। मगर फिर बेटा, कोई फ़ायदा नहीं था अम्मी, उन्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो मायूस थी। रवैये और लहजे अक्सर इंसान को मायूस कर देते हैं। वो इस केस को मानने से ही इनकारी है अम्मी, क्योंकि इसमें उनका भाई मुलविस है। वो आज एक बार फिर अशर से मायूस हुई थी, जबकि दूसरी जानिब सालिया बेगम माँ थी। वो अपने बच्चों के घर टूटते हुए कैसे देख सकती थी? आपको मालूम है अम्मी, जब मैंने आज वर्दा के वालिदैन को बताया कि मैं ये केस लूँगी, तो वो कितने खुश थे। उन्होंने अपनी इकलौती औलाद खोई है अम्मी, वो भी सिर्फ चंद लोगों की हवस के बिना पर। तो क्या उनकी और अम्मा के लिए कानून एक सा नहीं होना चाहिए अम्मी? वो खामोश हुई। जब मैंने आज अम्माद और उसकी आदमी की तस्वीर, वो बोलते बोलते रुकी। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में झमाका हुआ था। जहन के पर्दे पर उस नकाब पोश का चेहरा लहराया। आबरू, साले बेगम ने उसे पुकारा, जबकि वो तो उस वक्त माजी में जा चुकी थी। आबरू, उन्होंने दोबारा पुकारा। अम्मी, मैं कुछ देर में आपसे बात करती हूँ। वो तेजी से अपने कमरे में गई थी और आईने के सामने खड़े होते हुए अपने माथे पर मौजूद निशान देखने लगी। दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि कहीं उस वाक्य में भी अम्माद का हाथ तो नहीं। दिल ने फौरन जवाब दिया था, हाँ, मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? फौरन जवाब आया, हाँ, वो ऐसा कर सकता है। वो बेड पर जा बैठी। ये कैसा इंकिशाफ था? अगर वाकई ऐसा हुआ था तो उसका दिमाग फटने लगा था। अपनी कनपट्टी मसलने लगी थी, मगर उसे पता लगाना था कि आखिर हकीकत क्या है और अम्माद और उस अगवाकार में आपस में क्या ताल्लुक है। हासिल जिस्त, अस्कलम वजीहा महमूद, किस्त नंबर 10। शाम के इस पहर आसमान पर सुर्खी छाने लगी थी। सूरज गुरूब होने में कुछ ही वक्त बाकी था। इस पहर वो अपने कमरे में बैठा सिगरेट नोशी में मसरूफ था। कमरे में सिगरेट के धुएं की वजह से सांस लेना मुहाल था, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कोई दूसरा इंसान अगर वहाँ कदम रखता तो सांस न ले पाता। सिगरेट का धुआं उसके चेहरे को धुंधला कर रहा था। न कुछ वाजे न थे कि धुआं छटते ही सबसे पहले उसकी सुनहरी आंखें दिखाई देने लगी थी, जो आज ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा थी। उसने सिगरेट को एश ट्रे में फेंकते हुए सामने टेबल पर पड़े डब्बे से दूसरी सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और उसे आके नज़र किया था। वो पिछले 2 घंटे से बेड पर बैठा मुसलसल यूं ही सिगरेट पीते किसी गहरी सोच में गुम था। सिया ट्राउज़र के साथ ऑफ वाइट शर्ट पहने वो आंखें बंद के गहरे कश लेने लगा था। उसके कानों में उस वक्त कुछ रोज़ पहले फायका बेगम से हुई बातें गूंज रही थीं, जो उसे काफ़ी दिन से परेशान किए थी। उनकी बातों और रवैयों ने उसे सोचने पर मजबूर कर डाला था। वो पहले भी बहुत बार फायका बेगम की शहरियार से गहरी वापसगी और मोहब्बत को महसूस कर चुका था, मगर हर बार यह ख्याल उसकी सोच को पलट देता कि वो उनका छोटा बेटा है और वैसे भी शाज़ेन लाशारी किसी से हसद करने वालों में से ना था। मगर उस रात अपनी बात पर उसने उनके चेहरे के उड़े हुए रंगों को बखूबी देखा था, जिस पर वो हैरान था। वो तशवीश में मुब्तला था कि आखिर ऐसा क्या वजह थी कि उसकी माँ उसके छोटे भाई से उसके मुकाबले ज़्यादा उनसियत रखती है। उसे याद था कि फायका बेगम ने कभी भी उसे सिगरेट पीने से नहीं रोका था, बल्कि उसके शराब पीने पर भी उन्हें कोई एतराज़ ना था। वो अक्सर फयाज साहब को भी उसे टोकने से रोकती थी। उस वक्त उसे अपनी माँ की वो बात बेहद पसंद थी, मगर आज वही बात उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि अब वो अपना मुआजना शहरियार से कर रहा था। शहरियार की पहली बार सिगरेट पीने पर फायका बेगम ने बहुत सख्त रद्द अमल जाहिर किया था, और अब शराब पीने पर भी वो उससे बहुत खफा हुई थी। वो उसके लिए बहुत मुतफक्किर थी। आखिर क्यों वो अपने दोनों बेटों में
तज़ाद कर रही थी। उन दोनों के लिए उनके ख़यालात और रवैये में फ़र्क आखिर क्यों था? इस तज़ाद के पीछे आखिर कोई तो वजह थी जो शाहसेन लाशारी नहीं जानता था, और वो वजह शाहसेन लाशारी का सुकून छीनने का बास थी। दिन का आगाज़ हो चुका था। दिन चढ़ते ही हर शख्स अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ हो चुका था। कोर्ट में उस वक्त खूब गहमा-गहमी थी। कॉरिडोर में इस वक्त चहल पहल थी। आबरू अपने ऑफिस में मौजूद थी। उसने फ़ोन बंद करके एक जानिब रखा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कुछ सोचने लगी। उसने आज अदालत पहुंचते ही सबसे पहले उस मुस्लिम की तमाम तफसीलात निकलवाई थी, जिसके मुतालिक उसे कुछ देर पहले ही एक अहम खबर मिली थी जो उसके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होने वाली थी। वो शख्स पहले ही पुलिस की ज़ेर हिरासत में था। कुछ रोज़ पहले एक क्लब में पड़ने वाले छापे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और वो उस वक्त लॉकअप में था। वो अम्माद और उस शख्स के दरमियान मौजूद ताल्लुक़ के बारे में मालूम करना चाहती थी, जिसके मुतालिक सिर्फ वो शख्स ही बता सकता था। उनका ये ताल्लुक़ उसके केस की एक अहम कड़ी साबित हो सकता था, तो वो हर मुमकिन तरीके से उस शख्स तक पहुंचना चाहती थी। उसके दिल व दिमाग में एक जंग बर्पा थी। वो उस वक्त खुद को अनदेखी रस्सियों से बंधा हुआ महसूस कर रही थी। उसे मालूम था कि उसके इस कदम से उसका और अशर का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, और इस रिश्ते के इख्तिताम के साथ जलाल ताया और साइमा ताई भी उनके खिलाफ हो जाएंगे और दो ख़ानदानों का ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। मगर उसका दिल उसे बार बार ये एहसास दिलाता था कि उन रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए उसे एक मजलूम की हक तलफी करनी होगी, जिस पर वह किसी सूरत राज़ी ना थी। दिल और दिमाग की इस जंग में दिल जीत गया और वह फैसला कर चुकी थी कि वह उन सारे हालात के बावजूद भी ये केस ज़रूर लड़ेगी। नताइज की परवाह किए बगैर ज़िंदगी में बहुत बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप हक पर हों तो उनका अंजाम देर से ही सही मगर आसानियाँ लाता है। उनका दिल आज सुबह से बहुत बोझल था, जिसकी वजह वो बखूबी जानती थी। वह लॉन्च में बैठी नूर से बातें कर रही थी कि कुछ देर बाद नूर अपने कमरे में चली गई और वो भी अपना बोझल दिल लिए छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने कमरे में आ गई थी। कुछ जख्म ना वक्त भर पाता है, ना उसकी तकलीफ वक्त गुजरने के साथ मान पड़ती है। 30 साल का लंबा अरसा गुजरने के बाद भी आज वो जख्म उन्हें ताज़ा महसूस होता था, जो आज से 30 साल पहले उनकी रूह को लगा था। वो कमरे में दाखिल हुई और बेड पर जा बैठी थी। आज की तारीख वो चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती थी। आज से 30 साल पहले इस दिन इस तारीख को फैजी से उसका निकाह हुआ था। उसका दिल आज भी उस लम्हे में अपनी कैफियत को भूल नहीं पाता था, मगर अज़ियत का आगाज़ तो उसके बाद हुआ था। वो कभी भी उस बात को फरामोश नहीं कर सकती थी कि कैसे इस रिश्ते और इस इंसान ने उसकी ज़िंदगी को तहबाला कर दिया था। आज भी उस लम्हे की अज़ियत उसे महसूस होती थी जब कागज़ के इस टुकड़े ने उसे अर्श से फर्श पर लपट था। उसके दिमाग में हर वो लम्हा, हर वो मंजर कैद हो चुका था। कानों में आज भी सारिम के अल्फाज गूंजते थे कि मोहब्बत का दावेदार शख्स कैसे उसे छोड़कर किसी और को अपना चुका था। गालों पर नमी महसूस हुई थी। उन्होंने बेइख्तियार आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा और कदम उठाते आईने के सामने जा खड़ी हुई। रुखसार पर बहते आंसू साफ किए और अपने चेहरे को देखने लगी। वो 29 सालों में क्या से क्या हो गई थी। बालों में आई चांदी उनकी उम्र की अक्कासी कर रही थी। उनकी ज़िंदगी अब बहुत सहल हो चुकी थी, मगर वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव को नहीं भूल सकती थी। उन्हें ज़िंदगी ने मोहब्बत करने की सज़ा दी थी, और मोहब्बत करने की सज़ाएं बहुत सख्त हुआ करती हैं। उस एक मोहब्बत ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। आज उनके पास एक घर था, औलाद थी, अच्छा तर्ज ज़िंदगी था, मगर उनकी ज़ात के साथ मुंसलिक पछतावे भी थे जो उन्हें सुकून नहीं लेने देते थे। उनकी ज़िंदगी का कुल हासिल उनकी औलाद थी, जो उनका सबसे बड़ा सरमाया था। अपनी ज़िंदगी के वो खसारे वो कभी नहीं भूल सकती थी। वो आईने के सामने से हटते पलटी। वो खुद को उन सोचों से दूर रखना चाहती थी, मगर सोचों पर पहरा बांधना इंसान के इख्तियार में कहाँ होता है। वो कदम उठाती अलमारी की जानिब गई और एक फ़ाइल निकालते बेड पर बैठ गई थी। वो आज खुद को अज़ियत दे रही थी। फ़ाइल खोलते ही सबसे पहले सकीना बेगम और अहमद साहब की चंद तस्वीर सामने आई थी, जिन्हें उठाते वो चूमने लगी थी। आंसू बेइख्तियार हुए थे। वो वाकई ऐसी औलाद थी जो अपने वालिदैन के लिए तकलीफ़ का सामान बनी थी। वो उनकी गुनहगार थी और ये पछतावा उन्हें आज भी बेचैन किया हुआ था। पछतावे दिमाग की मानिंद होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खोखला कर देते हैं। उन तस्वीर को एक जानिब रखते उनकी नज़र फाइल में रखे हुए उस कागज़ पर पड़ी थी।
आंखों में बहुत से तासुर उभरे थे, पहले मलाल, फिर गुस्सा, फिर अफसोस और फिर नफरत। वो उसका और फैसी का निकाहनामा था, जिसमें दर्ज उस नाम से वो अपनी ज़िंदगी की एक हिस्सा मोहब्बत करती आई थी। मगर फयाज सिद्दीकी के इस नाम से आज उसे नफरत थी, और ये नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने फाइल बंद करते हुए साइड पर रखी। वो मज़ीद उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसके दिल में बहुत बार यह ख्याल आता कि काश वो एक बार उसके सामने आए और वो उसका गिरेबान थामते हुए उससे सवाल करे कि आखिर उसका कसूर क्या था। क्या उसकी मोहब्बत, उसकी वफा की सज़ा ये थी? मगर अगले ही लम्हे वो दुआ करती कि काश उस शख्स से कभी उसका सामना ना हो। वो उसे देखते हुए दोबारा अपने तारीकी माजी में वापस नहीं जाना चाहती थी। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि नूर कमरे में दाखिल हुई। उनके आंसू देखते वो फ़ौरन उनके करीब आई। अम्मू जान, आप रो रही हैं? सबरीना ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। नहीं बेटा, वो बामुश्किल मुस्कुराई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मू जान? वो मुतफक्किर हुई। हाँ बेटा, बस शायद बीपी कुछ लो हो गया है, वो मध्यम आवाज़ में बोली। आप लेटें अम्मू जान, मैं भाई को बुलाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई कि सबरीना बोली, नहीं बेटा, ताशफिन को मत बुलाना, वो खामोखा ही परेशान हो जाएगा। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। मैं ठीक हूँ बेटा, वो बमुश्किल बोली। नूर ने आगे बढ़ते उन्हें लेटने में मदद दी और ताशफिन को फ़ोन मिलाने लगी। वो आज सीधी पुलिस स्टेशन आई थी। उसका मकसद उस मुस्लिम से बात करते सच जानना था। वो थाने के SHO से बात करते उस शख्स से मुलाकात के लिए कुछ वक्त मांग चुकी थी, और अब वहीं बैठे अपने हाथ में मौजूद फाइल पर दर्ज तहरीर पढ़ने में मसरूफ़ थी कि पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स उसके करीब आया। उसने फाइल से नज़रें हटाते हुए उसकी जानिब देखा। मैडम, आए मेरे साथ। वो खामोशी से अपना बैग उठाते उसके साथ चल पड़ी थी। कुछ देर बाद वो एक बंद दरवाजे के सामने जा रुकी। आप अंदर जा सकती हैं, कोई भी मसला हो तो मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। उसने आबरू को अंदर जाने का रास्ता दिया। आबरू उसका शुक्रिया अदा करते हुए अंदर दाखिल हुई थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक टेबल के अतराफ में 2 कुर्सियाँ लगी थीं, जिनमें से एक कुर्सी पर एक शख्स गर्दन झुकाए बैठा था। आहट पर उसने अपना सर उठाते हुए आबरू की जानिब मुतवज्जो हुआ था। आबरू उसके चेहरे की जानिब देखा। बड़ी हुई शेव, बिखरा हुआ हुलिया, चेहरे पर मारपीट के निशानात होने के बावजूद भी वो उस शख्स को पहचान चुकी थी। वो कदम उठाती हुई उसके सामने रखी हुई कुर्सी पर जा बैठी थी। वो शख्स आबरू की जानिब देखने लगा, अपना बैग और फाइल टेबल पर रखते हुए। आबरू की नज़रें उसके हथकड़ी लगे हुए हाथों पर पड़ी थी। वो गहरी सांस लेते हुए सीधी हुई और उसकी जानिब देखते हुए बोलने लगी, तो असलम खान, तुम यहाँ किस जुर्म में कैद हो? उसके सवाल पर वो फ़ौरन बोला, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वो रुका। मैं जिस क्लब में काम करता हूँ, 2 रोज़ पहले पुलिस ने वहाँ छापा मारा है और सबके साथ मुझे भी गिरफ्तार किया है। उसके बाद पर आबरू ने अस्बात में सर हिलाया। इसके अलावा कोई और जुर्म नहीं किया तुमने? उस शख्स की गर्दन फ़ौरन नफ़ी में हिली थी। आबरू के चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे और वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोली, वर्दा इस्माइल को जानते हो? और यही उस शख्स के चेहरे का रंग बदला था। आंखों में एक तासुर उभरा। कुछ लम्हे बाद आबरू को उसके होंठ हिलते हुए नजर आए थे। नहीं, मैं नहीं जानता। उसकी आवाज़ बेतासुर थी। आबरू फ़ौरन बोली, मगर तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही। आबरू की बात पर उसके माथे पर बल पड़े थे। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। वो सख्ती से एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। आबरू ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और सामने रखी हुई फाइल खोलते हुए उसमें से अम्माद की तस्वीर निकाली और उस शख्स की नज़रों के सामने की। इस शख्स को पहचानते हो? अम्माद की तस्वीर को देखते वो खामोश रहा। मेरी खामोशी बता रही है कि तुम्हारी इस शख्स से गहरे से नसाई है। वो अब भी खामोश रहा। ये वही शख्स है ना जिसके साथ मिलकर तुमने वर्दा इस्माइल की इज्जत को दागदार किया था? वो गुस्से से बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शख्स फिर सख्ती से बोला, ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है और कुछ नहीं। उसकी बात पर आबरू फ़ौरन बोली, चलो मान लिया कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर अपनी याददाश्त पर ज़रा जोर डालते हुए सोचो और याद करो कि। वो रुकी और उस शख्स की जानिब देखते बोली, 5 साल पहले भी तुमने एक लड़की को अगवा किया था और ये सब बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसकी बात काटता हुआ ऊंची आवाज़ में बोला, अपने किस किस जुर्म से इनकार करोगे तुम? वो भी बुलंद आवाज़ में बोली, तुम सिर्फ बातें कर रही हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास तो दिखाओ। उसके बाद पर इस्तेज़ाइया हंसी। सबूत की क्या ज़रूरत है जब उस वाक़े की विक्टिम वो लड़की तुम्हारे सामने बैठी है? वो शख्स एकदम चौंका था। उसने आबरू के चेहरे को बगौर देखा। जहन के पर्दे पर एक चेहरा नमूदार हुआ था। होठों से बेइख्तियार निकला, तुम? हाँ, मैं वही लड़की हूँ
जिसे तुमने अगवा करते हुए उसके किरदार को दागदार करने के लिए एक रात घर से बाहर रखा था। वो खामोश हो गया। कहो, तुमने ऐसा किया था या नहीं? वो चिल्लाई, जिस पर वो शख्स खामोशी से गर्दन झुका गया था। जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे घर में माँ बहन होने के बावजूद भी तुमने पहले मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की और अब एक मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया। आबरू की बात पर उसने अपनी झुकी गर्दन फौरन उठाई और बोला, हमने उसे मारा नहीं था, वो जिंदा थी। वो बेइख्तियारी में एक बाले जुर्म कर गया था। आबरू तंज से हंसी। एक लड़की जब अपनी इज्जत खो देती है तो वो जिंदा नहीं रहती असलम, वो जीते जी मर जाती है और तुम सब उसके कातिल हो। असलम की गर्दन दोबारा झुक गई थी। और इस बात का इकरार तो तुम अभी मेरे सामने कर चुके हो। वो खामोश रहा। ये सब तुमने किसके कहने पर किया था? वो अभी भी खामोश था। बताओ असलम कि मुझे अगवा करने के लिए भी तुम्हें इस शख्स ने कहा था ना? उसने अम्माद की तस्वीर उसके सामने ले रही। असलम ने एक नज़र उस तस्वीर पर डाली और अपनी गर्दन झुका गया। उसकी खामोशी में ही उसका जवाब था। आबरू का शक यकीन में बदल गया था। आबरू ने गहरी सांस लेते खुद को नॉर्मल किया और बोलने लगी, मैं आज तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। असलम ने उसकी जानिब देखा। क्या तुम सरकारी गवाह बनकर मेरी मदद करोगे? वो फ़ौरन बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सोच लो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी सज़ा कम करवा दूँगी, पर अगर तुम इस पर राज़ी नहीं हो तो फिर मैं वर्दा के इस केस के साथ तुम पर अपने अगवा का पर्चा भी कटवाऊँगी और फिर तुम हमेशा के लिए जेल में सड़ते रहोगे। आबरू की बात पर वह कुछ बोलने ही लगा था कि आबरू बोली, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चे बहुत अकेले हो जाएंगे और दुनिया में तुम जैसे दरिंदे तो हर जगह मौजूद हैं, फिर क्या भरोसा? उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। वो खामोश हो गया। मेरी बात पर गौर करना, इसमें तुम्हारे बहुत फ़ायदा है और वैसे भी अगर तुम अपने गुनाहों की तलाफ़ी करना चाहते हो तो ये बेहतरीन रास्ता है। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और बैग कंधे पर डालते हुए उसने फाइल उठाई। उसे मुखातिब किया, 2 दिन है तुम्हारे पास, सोच समझ कर फैसला करना कि तुम रिहा होकर खुली फिजा में सांस लेना चाहते हो या हमेशा के लिए जेल में सड़ना कबूल कर रहते हो। वो ये कहते हुए कदम उठाती हुई दरवाज़ा अबूर कर गई थी, जबकि असलम वाकई गहरी सोच में गुम हो गया था। वो अपने कैबिन में बैठा गहरी सोच में गुम था। स्याह पैंट के साथ हल्के नीले रंग की शर्ट पहने वो आंखें मूंदे हाथ में पकड़े हुए पेन को मुसलसल हरकत दे रहा था। उसकी इस हरकत से उसकी बेचैनी आया थी। उसने आंखें खोलते हुए कुछ फासले पर पड़ी उस कुर्सी को देखा जहाँ कुछ रोज़ पहले वो बैठी थी। वो अपनी किस्मत के सामने बेबस था। वो अपने नसीब से ये सवाल करना चाहता था कि अगर वो उसके मुकद्दर से मंसूब ना थी तो तकदीर क्यों उसे बार बार उसके सामने लखड़ा करती थी? क्यों वो उसके सामने अपने आप को बेबस महसूस करता था? वो लाख चाहने के बावजूद भी उसकी तरफ उठते अपने कदम रोक नहीं पाता था। वो फाइल उसने बहुत मुश्किल से हासिल की थी। वो चाहता तो खुद को मुश्किल से बचाने की खातिर उस मामले से दूर रहता, मगर वो पहली बार उससे मदद मांगने आई थी तो वो उसे मायूस कैसे लौटा सकता था? वो दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल देने वालों में से नहीं था। उसका लहजा, उसका निडरपन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी जो ताशविन को उसकी तरफ माइल करती थी। मगर हाय उसकी किस्मत की सितम ज़रफियाँ कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो हर बार उसके पास आते उसे बेचैन कर जाती थी, मगर उसमें उसका तो कोई कसूर ना था। कसूर था तो ताशविन के सीने में धड़कते हुए उस दिल का था जिस पर न जाने कब वो पूरे हक से काबिज हो चुकी थी और अब उसका दिल उसके इख्तियार से बाहर होने लगा था। मगर वो खुद पर और अपने दिल पर काबू करना जानता था। पर आखिर वो भी तो एक इंसान था और इंसानों को कमज़ोर कर देने वाली चीज़ हमेशा उनके सीने में धड़कते दिल की धड़कन ही हुआ करती है। वो अपने दिल का हाल किसी को सुनाना चाहता था, अपने दिल का बोझ कम करना चाहता था, मगर उसके पास उसके दिल का हाल सुनने वाला कोई ना था सिवाय एक इंसान के जिसे वो बहुत पहले ही खो चुका था। वो इंसान डॉक्टर आफिया थी जिनसे ताशविन अपने दिल की हर बात बेधड़क किया करता था। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त और मोहसिन थी। सबरीना उसकी माँ थी। वो चाहता तो उनको अपने दिल का हाल सुना सकता था, मगर वो हरगिज़ उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। डॉक्टर आफिया और उसके दरमियान रिश्ता बहुत बेमोल था। खून का रिश्ता न होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के लिए बहुत अहम थे। इन्हीं सोचों में गुम था कि उसकी समाज से फ़ोन की आवाज़ टकराई। उसने आगे बढ़कर टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाया कि नूर की घबराई हुई आवाज़ उसकी समाज से टकराई। क्या हुआ नूर? वो इख्तियार ही परेशान हुआ था। भाई, वो अम्मू जान, वो क्या हुआ है अम्मू जान को? नूर, नूर बोलो। उसके चेहरे पर छाए तासुरात उसकी कैफियत बताने के लिए काफ़ी थे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भाई। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। तुम उनका ख्याल रखना नूर, मैं बस अभी आ रहा हूँ।
वो फ़ोन काटते हुए फ़ौरन उठ खड़ा हुआ था और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अपने केबिन से बाहर निकला। वो कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था। उसने अपने मोबाइल टेबल पर रखते हुए अपने कन पट्टी मसली। वो आबरू की जिद पर शदीद गुस्से में था। वो उसके खातिर सिर्फ एक केस नहीं छोड़ रही थी, जबकि वो माजी में उसके लिए क्या कुछ कर चुका था। क्या आबरू को उसका क्या गया कोई भी एहसान याद नहीं था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे जलाल ताया अपने कमरे से लॉन्च की जानिब आते हुए दिखाई दिए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो उसी की जानिब आ रहे थे। तुम्हें मालूम है अशर कि ये केस कौन लड़ रहा है? वो उसके करीब आते हुए बोले, जिस पर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उनकी बात पर उसने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद की और दोबारा आंखें खोलते उनकी जानिब देखा, मगर खामोश रहा। जबकि जलाल ताया की बुलंद आवाज़ पर साइमा ताई भी लॉन्च में आ गई थी। वो सब अम्माद की गिरफ्तारी पर बहुत परेशान थे। तुम्हारी खामोशी से साफ जाहिर हो रहा है अशर कि तुम जानते थे कि अम्माद के खिलाफ ये केस कौन लड़ रहा है। वो गुस्से से बोले। इससे पहले कि अशर कुछ कहता, साइमा ताई बोल पड़ी, ये केस कौन लड़ रहा है जलाल? साइमा ताई के सवाल पर जलाल ताया ने एक नागवार नज़र खामोश खड़े हुए अशर पर डाली और बोले, इसकी बीवी आबरू, वो लड़ रही है ये केस। साइमा ताई एकदम हैरान हुई थी, मगर फिर फौरन चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हुए और ज़बान जहर उगलने लगी। मैं तो पहले दिन से ही आप दोनों को समझाना चाह रही थी कि ये लड़की नागिन है, नागिन। हमारे घर की सारी खुशियों की ये डायन निकलना चाहती है। वो गुस्से से बोली और अपनी बात जारी रखी, मगर आप दोनों ने मेरी एक न सुनी और आज मेरा अम्माद इसकी वजह से थाने में है। अशर अब भी खामोश खड़ा था। तुमने आबरू से इस केस के मुतालिक बात की थी अशर? जलाल ताया के सवाल पर अशर बोलने लगा, जी अबू, मैंने की थी बात, मगर। वो रुका और जलाल ताया की जानिब देखा। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसकी बात पर जलाल ताया के गुस्से में इजाफा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का अशर? तुम उससे अपनी एक बात नहीं मनवा सके? उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। वो जो आज तुम्हारी एक बात मानने से इनकारी है, कल को तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे? जलाल ताया की बात पर साइमा ताई फौरन बोली, खुदा गारत करे उस आबरू को। अभी उस घर में इसके मनहूस कदम दाखिल नहीं हुए हैं कि मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। कल को अगर वो यहाँ आ गई तो न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। आज उनके अल्फाज पर किसी को भी कोई एतराज़ ना था। तुम दोबारा उससे बात करो अशर और उसे कहो कि ये केस वापस ले, इसी में उसकी भलाई है। जलाल ताया की बात पर वह बोलने लगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अब्बू। मैं पहले ही उससे ये बात कर चुका हूँ, जिस पर वो मुझे साफ इनकार कर चुकी है। अशर के लहजे में मायूसी थी। उसे ये दिन सिर्फ आबरू की जिद की वजह से देखना पड़ रहा था। तुम कैसे मर्द हो अशर? अपनी बीवी की जिद के आगे इतनी आसानी से हार मान गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अशर। जलाल ताया की बातें अशर गर्दन झुकाए सुन रहा था, जबकि साइमा ताई का दिल चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त आबरू का वजूद इस दुनिया से ख़त्म कर दे। तुम अपने भाई की खातिर उसे मजबूर नहीं कर सकते। तुम अब्बू, मैं। अशर ने उनकी बात काटी कि जलाल ताया ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना अशर। तुम जितना जल्दी हो सके आबरू को समझाओ कि उसे ये केस हर सूरत वापस लेना होगा, वरना नताइज यकीनन उसे पसंद नहीं आएंगे। वो गुस्से से अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से चले गए। उनके जाने पर साइमा ताई ने अशर को मुखातिब किया था, यही अंजाम होता है अशर, माँ की नाफरमानी का। तुमने मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की थी ना, अब देख लो उसके कारनामे। वो अपनी बात कहते वहाँ रुकी नहीं, जबकि अशर एक बार फिर लॉन्च में अकेला था। उसे याद आ रहा था कि वो कैसे आबरू के लिए हर बार अपनी माँ से लड़ जाता था और उसने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया था कि वो आज अपने माँ बाप से नज़रें मिलाने के काबिल न था, जिसकी वजह सिर्फ उसकी एक बेमायने जिद थी। मैं ठीक हूँ बेटा, नूर ने तुम्हें खामखा ही परेशान किया। वो बेड पर नींदराज थी, जबकि ताशफीन उनका बीपी चेक कर रहा था। भाई, अम्मूजान झूठ बोल रही हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनसे हिला तक नहीं जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला है। सबरीना की हालत कुछ देर पहले वाकई बिगड़ गई थी। ताशफीन ने खामोशी से बीपी एपरेट्स साइड पर रखा और सबरीना की जानिब देखता हुआ बोलने लगा, आपने दोपहर में क्या खाया था अम्मूजान? सिर्फ एक गिलास जूस पिया था भाई। जवाब नूर की जानिब से आया था, जिस पर ताशफीन ने खफगी से सबरीना की जानिब देखा। अम्मूजान, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? मैंने पहले भी बहुत बार कहा है आपसे कि आप खाने पीने में यूं लापरवाही मत किया करें, मगर आप मेरी बात नहीं मानती। सबरीना उसकी बात के जवाब में खामोश रही थी। उनकी इस खामोशी पर ताशफीन एकदम झटका। नूर, तुम अम्मूजान के लिए कुछ खाने को ले आओ, फिर मुझे उन्हें मेडिसिन देनी है। नूर ताशफीन की बात पर असबात में सर हिलाते हुए कमरे से चली गई। अम्मूजान, ताशफीन के पुकारने पर सबरीना ने आंसू से भरे हुए आंखें उठाते हुए अपने बेटे की जानिब देखा था, जो उनका हासिल जिस्म था।
मुझे भी नहीं बताएंगी कि क्या बात है? आंसू वे इख्तियार ही रुखसार पर बहने लगे थे। ताशवीन ने उनके आंसू साफ करते उनका हाथ थामा, जिस पर वह बोलने लगी, आज 30 साल हो गए हैं ताशवीन, 30 साल। वो रो रही थी। उनकी इस अधूरी बात के बावजूद भी ताशवीन सब समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। वो अपनी माँ की हर एक अज़ियत का गवाह था। मैं वो मंजर, वो लम्हे आज भी नहीं भूल पाती हूँ ताशवीन, वो रुंधुई आवाज़ में बोली। मैं चाहती हूँ कि मेरी याददाश्त से वो सब तल्ख यादें मिट जाएं, मगर वो रो रही थी। ताशवीन ने आगे बढ़ते हुए उन्हें गले लगाया। मत रोए अम्मू जान, वो उनको सहलाता हुआ बोला। खुद को संभालें, आपको मालूम है ना कि आपके ये आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। वो उनके आंसू साफ करता हुआ बोला। मैं क्या करूँ ताशवीन, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं वो सब भूलना चाहती हूँ मगर मैं नहीं भूल पा रही। उनका हर आंसू ताशवीन के दिल पर गिर रहा था और हर आंसू के साथ ताशवीन की फयाज सिद्दीकी नाम के उस शख्स से नफरत बढ़ती जा रही थी। वो शख्स उसका बाप था जिसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं देखा था और ना ही वो देखना चाहता था। उसने उन्हें अपने साथ लगाते उनका माथा चूमा और आंसू साफ करता बोला, अम्मू जान इधर देखें मेरी तरफ। उसने उनका चेहरा अपनी जानिब किया, जिस पर सबरीना उसकी जानिब देखने लगी। खुद को यूँ अजीत मत दिया करें अम्मू जान, ये ज़िंदगी पहले ही आपकी बहुत इम्तिहान ले चुकी है। खुद को मज़ीद परेशान मत किया करें, बस एक बात याद रखें। वो उनकी आंखों में देखता बोल रहा था, चाहे जो भी हो मैं आपका बेटा, आपका खून, हमेशा आपके साथ खड़ा होऊंगा। उसकी बात पर सबरीना के लबों को एक आसूदा मुस्कुराहट ने छुआ, क्योंकि वो जानती थी कि सामने बैठा वजूद ही उनके जीने की वजह था। ओके अमल, बाय, कल मुलाकात होगी। रुतबा ने अमल के हमरा कदम उठाते हुए उसे मुखातिब किया। वो दोनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मौजूद थे। बाय, अमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुतबा कदम उठाती यूनिवर्सिटी के गेट की जानिब बढ़ गई थी, जबकि अमल कुछ फासले पर लगे बेंचेस में से एक बेंच पर जा बैठी थी और मोबाइल ऑन करते हुए एक मैसेज टाइप करने लगी थी। मोबाइल बंद करते उसने स्क्रीन पर देखा, शाम के 5 बज चुके थे। अभी कुछ लम्हे गुजरे थे कि अचानक उसे अपने बराबर में कोई बैठता हुआ महसूस हुआ था। उसने गर्दन मोड़कर देखा, आने वाला शहरियार था। तुम्हारी खास दोस्त चली गई? वो हंसता हुआ बोला, जिस पर अमल ने उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया, वो और मेरी खास दोस्त? वो इस्तेज़ाइया हंसी। खैर वो तो यही समझती है। शहरियार की बात पर अमल फौरन बोली, तो उसे इस बात का एहसास दिलाने वाली भी तो मैं ही हूँ ना। वो मुस्कुराते हुए बोली और एकदम चेहरे के तासुरात तब्दील करते उसने अपनी बात मुकम्मल की, और जल्द इस नामनिहाद दोस्ती का इख्तिताम करने वाली भी मैं ही होंगी। उसका लहजा सख्त था, यानी इस दोस्ती का इख्तिताम होने में सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। शहरियार सामने से गुजरते स्टूडेंट्स की जानिब देखते बोला, बिल्कुल, तुम देखना कैसे मैं सबके सामने इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगी। वो नफरत से बोली, यानी बहुत जल्द रुतबा सिद्दीकी की इज्जत का तमाशा हम सब एंजॉय करने वाले हैं। उसका लहजा हद तक आमेज था। अमल उसकी बात पर अस्बात में सर हिलाते हुए दोबारा बोली, तुमने सब रेडी कर लिया है ना शहरी? उसकी बात पर शहरियार मुस्कुराया, यस अमल, डोंट वरी, एक चीज़ तैयार है, बस इंतज़ार है तो उस घड़ी का जब सबके सामने मैं उसे बेइज्जत करूँगा। उसका लहजा सर्द था। बहुत इंतज़ार किया है हम दोनों ने इस वक्त का। अमल की बात पर शहरियार ने उसकी जानिब देखा, बिल्कुल, और बहुत जल्द हम दोनों को इंतज़ार का फल मिलेगा, हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। उसकी बात पर अमल इस्बात में सर हिलाया। वो सोफे पर बैठी लैपटॉप गोद में रखे काम में मसरूफ़ थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में उस केस की पहली पेशी थी और अभी बहुत काम बाकी था। सामने रखे टेबल पर चाय का भाप उड़ाता हुआ कप मौजूद था। उसने कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि बेल की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया था। वो लैपटॉप टेबल पर रखते हुए उठ खड़ी हुई और दुपट्टा ओढ़ते कदम गेट की जानिब बढ़ाए। गेट खोलते उसकी नज़र सामने खड़े अशर पर पड़ी और उसी वक्त दोनों की नज़रें मिली थी। दोनों के चेहरे के तासुरात सर्द और सख्त थे। आबरू ने सलाम करते उसे अंदर आने का रास्ता दिया था, जिस पर वह बगैर जवाब दिए अंदर दाखिल हुआ था। आबरू को उसकी हरकत शदीद नागवार गुजरी। वह गेट बंद करते हुए उसके पीछे कदम उठाने लगी। लॉन्च में दाखिल होते खामोशी ने अशर का इस्तकबाल किया। आबरू के कुछ कहने से पहले ही सानिया बेगम अपने कमरे से निकलते हुए लॉन्च में आई। अशर बेटा, तुम आओ बैठो, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं यहाँ बैठने नहीं आया चाची, वो रूखे अंदाज में बोला। उसके जवाब पर सानिया बेगम के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी, जबकि उसकी ये बात लॉन्च में दाखिल होती आबरू ने भी सुनी थी। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात दोहराने आया हूँ कि अभी भी वक्त है,
आप आबरू को समझाएं कि ये अपनी जिद छोड़ दें। उसके बाद पर आबरू फौरन बोली, ये मेरी, इसे समझाएं कि ये अपनी इस फजूल से बेमायने जिद को छोड़ दें और अम्मी और अब्बू से माफ़ी मांगे। वह उसकी बात करते हुए बुलंद आवाज़ में बोला। उसकी ऊंची आवाज़ सुनते कमरे में मौजूद रुतबा और इसवा भी बाहर आ गई। किस बात की माफ़ी? आबरू की आवाज़ भी कम ना थी। सालिया बेगम चेहरे पर मुतफक्किर तासुरात सजाए उन्हें देख रही थी। आबरू के सवाल पर वो उसकी जानिब मुड़ा। तुम्हारी इस जिद की वजह से जो तकलीफ उन्हें पहुंची है उसकी माफ़ी। वो उखड़े हुए लहजे में बोला, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मुझे किसी से भी माफ़ी मांगनी पड़े, बल्कि यही बात अगर आप अपने भाई, मेरे भाई को बार बार बीच में मत लाओ। तुम पहले ही उसकी ज़िंदगी में तूफान ला चुकी हो, इतनी मुश्किल में है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो चिल्लाया। और वो लोग जिनकी ज़िंदगी आपके भाई ने बर्बाद की है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आबरू ने दो बदे जवाब दिया। बस आबरू, खामोश हो जाओ, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, वो लोग महज धोखेबाज हैं और झूठे हैं, और तुम। वो उंगली उठाते हुए आबरू को तंबी करते हुए बोला, जिस पर आबरू बोलने लगी, ठीक है अशर, मान ली आपकी हर बात, हैं वो लोग झूठे और आपका भाई सच्चा, मगर अब आप मेरी बात गौर से सुनेंगे। सालिया बेगम को मालूम था कि वो किस बारे में बात करने जा रही है। आज से 5 साल पहले मेरे अगवा की वारदात तो याद है ना आपको? अशर खामोश रहा। इसके पीछे भी आपके भाई का हाथ था। उसकी बात पर अशर हंसने लगा। कोई और इल्ज़ाम रह गया है जो तुम मेरे भाई पर लगाना चाहती हो? आबरू फौरन बोली। लॉन्च में खड़े बाकी नफूस उनके दरमियान होने वाली इस तकरार के शाहिद थे। मैं सच कह रही हूँ अशर, मेरे अगवा के पीछे अम्माद का ही हाथ था। आप अपनी बकवास बंद करो आबरू। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई के खिलाफ जो चाहोगी बोलती जाओगी और मैं सुन लूँगा? वो दहाड़ा। आज तुम उसके सर पर अपने अगवा का इल्ज़ाम डाल रही हो, तो कल को तुम कहोगे कि मेरा भाई कातिल है। उसने कदम आबरू की जानिब बढ़ाए और उंगली उठाते उसे वार्न करने लगा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो आबरू, कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई कैसा है। वो अनजान था बहुत सी चीज़ों से, बेखबर था बहुत से मामलात से, और ये बेखबरी मुस्तकबिल में उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने वाली थी। अम्मी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है आबरू, बिल्कुल ठीक। मैं ही हूँ पागल, बल्कि था। अब मेरी आंखें पर पट्टी बंधी हुई खुल चुकी है और मुझे लोगों के असल चेहरे दिखाई देने लगे हैं। वो बदल गया था, हाँ वो बदल गया था। काश कि आप अपनी इन आंखों से अपने भाई का असल चेहरा भी देख पाते। आबरू की बात पर वो नफी में सर हिलाते हुए दोबारा बोला, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। तुम शौक से अपनी जिद पूरी करो, मगर देखना तुम्हारी इस जिद का अंजाम कितना भारी होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी ज़बान में ही जवाब दूंगा। वो कहते हुए वहाँ रुका नहीं था और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वापस चला गया। आबरू ने आंखें जोर से बंद करते हुए गहरी सांस ली थी। इसबा और रुतबा ने आज तक अशर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। सालिया बेगम आबरू के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आबरू ने उनकी जानिब देखा। सालिया बेगम ने आंखें बंद करते हुए उसे अपने साथ होने का एहसास दिलाया था। आबरू के लबों को आसूदा मुस्कुराहट ने छुआ। उसकी आधी परेशानी एकदम दूर हो गई थी। वो उसकी माँ थी और अब उनका साथ उसे इन मुश्किलात का सामना करने की मज़ीद ताकत दे रहा था। वो गाड़ी से उतरते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाती रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई थी। आसपास मौजूद लोग भी उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। गहरे नीले रंग का लिबास पहने वो उस वक्त बहुत गुस्से में थी। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अपनी मतला सीने से इधर उधर घुमाई कि एक टेबल पर उन्हें सामने बैठे दिखाई दिया। वो कदम उठाते हुए उस टेबल तक गए और खड़े खड़े ही उसे मुखातिब किया। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? उनके सवाल पर सामने बैठा शख्स मुस्कुराया। बैठ जाए फायका बेगम, बैठ जाए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फायका बेगम ना चाहते हुए भी बैठ गई और अपना पर्स टेबल पर रखा। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी बातें सुनूं, इसलिए जो भी बात है जल्द करो। फायका बेगम गुस्से से बोली, मगर आवाज़ ज़्यादा ऊंची ना थी। इत्मीनान रखें फायका बेगम, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो बोलने लगा, जिनके निगाहों का मरकज़ अपने हाथ का जला हुआ हिस्सा था। मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। उसकी बात पर फायका बेगम का दिमाग भग से उड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने तुम्हें 10 लाख का चेक दिया था, और अब तुम? वो फायका बेगम की आवाज़ कुछ बुलंद हुई थी। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। वो गुस्से से बोली। मुझे रकम इसी हफ्ते चाहिए। वो शख्स इत्मीनान से बोला। लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब हो गया है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी, और तुम? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। सामने बैठे शख्स के चेहरे पर अब भी इत्मीनान बरकरार था। तुम्हें क्या लगता है
तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं इस बार तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। वो टेबल पर पड़ा अपना पर्स उठाते बोली। सोच ले फायका बेगम, एक बार सोच ले। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ कि मैंने कहा एक बार अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि अगर मेरी ज़बान खुल गई तो आपके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो उनकी बात काटता हुआ बोला। कुछ पल के लिए फायका बेगम खामोश हो गई, मगर फिर बोलने लगी। तुम मुझे यूं ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इस बार उनका लहजा कमज़ोर था। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ कि अगर मेरी ज़बान खुल गई तो आप खाली हाथ रह जाएंगी। वो इत्मीनान से बोला। फायका बेगम दोबारा बैठ गई। मगर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम कहाँ है फायका बेगम, सिर्फ 15 लाख ही तो हैं। वह उनकी जानिब देखता हुआ बोला। और मशहूर बिजनेसमैन फयाज लाशारी की बीवी के लिए तो 15 लाख बहुत मामूली रकम है। उसकी बात पर फायका बेगम के चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजाए हुए बोली। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। चले मैं आपको कुछ रियायत देता हूँ। 1 हफ्ते के बजाय आप 10 दिन तक ये रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। उसने दोबारा उनकी बात काटी थी, मगर मैं फायका बेगम के लहजे में बेबसी थी। इसी में आपकी भलाई है फायका बेगम। इस बार उसके लहजे में वार्निंग थी। फायका बेगम खामोश हो गई, क्योंकि अब खामोशी के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ना था। अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मू जान? जावियर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ सामने बेड पर सबरीना और नूर बैठे थे। वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। दीवार पर मौजूद घड़ी इस वक्त शाम के 8 बजा रही थी। सबरीना की तबीयत कल की निस्बत अब काफ़ी बेहतर थी। जावियर बेड पर सबरीना के करीब बैठ गया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अब बहुत बेहतर है। सबरीना ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया था। नूर आपका ख्याल नहीं रखती ना अम्मू जान? जावियर की इस बात पर नूर ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था और बोलने लगी। वाह, कह भी कौन रहा है? खुद तो पूरा पूरा दिन घर से बाहर होते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं अम्मू जान का ख्याल नहीं रखती। नूर की बात पर जावियर आंखें घुमाता हुआ बोलने लगा। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे ही अम्मू जान के लिए कुछ करना होगा। वो उसकी बात का नज़रअंदाज करते हुए अपनी कहने लगा। सबरीना और नूर ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। यानी कि नूर तो अब आपका ख्याल नहीं रखती, तो हमें घर में किसी ऐसे इंसान को लाना होगा जो अम्मू जान का खास ख्याल रखे। नूर ने खफकी से उसे देखा, जबकि उसकी बात पर सबरीना मध्यम से मुस्कुराई। डॉक्टर साहब तो अभी राजी नहीं हैं, तो मुझे ही अभी कुर्बानी देनी होगी। वो दोनों समझ चुकी थी कि उसका इशारा किस जानिब था। देखें अम्मू जान, ये कैसे आपकी तबीयत का बहाना कर अपना मतलब निकाल रहा है? कितनी जल्दी है इसे शादी की? नूर के बोलने पर सबरीना हंसने लगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है अम्मू जान? घर में हर वक्त कितना सन्नाटा होता है ना, कोई हलचल ना कोई मज़ा, कुछ भी नहीं। वह कदरे अफसोस से बोला। तो फिर बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? सबरीना के बोलने पर जावियर के होठों पर मुस्कुराहट आई। अम्मू जान आप इसकी बातों पर मत आए, पहले भाई की शादी होगी फिर इसकी बारी आएगी। नूर ने सबरीना की जानिब देखते कहा। तुम खामोश रहो नूर, अच्छी लड़कियां बड़ों के मामलात में नहीं बोलती। जावियर की बात पर नूर ने गुस्से से जावियर को घूरा और बोली। तो फिर ठीक है अम्मू जान, हम जावी के लिए ऐसी लड़की लाएंगे जो बहुत कम बोलती हो, बल्कि गूंगी लड़की ठीक रहेगी ना? सबरीना उसकी बात पर हंसने लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे हर वक्त चुप रहने वाली मासूम लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। जावियर ने नापसंदीदगी का इजहार किया। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें? सबरीना ने दोबारा जावियर से उसकी पसंद पूछी। बिल्कुल मेरे जैसी, ज़हीन, खूबसूरत और हर वक्त एक्टिव रहने वाली। मैं एक बात कहूँ तो वो 2 सुनाए, मैं एक प्लेट तोड़ूँ तो वो 2 तोड़े। जावियर की इस बात पर नूर फौरन बोली। अस्तगफुरुल्लाह, ये कैसी मिसाल थी जावी? मैंने अपनी पसंद बताई है। जावियर मज़े से बोला। तुम्हारी पसंद का तो अल्लाह ही मालिक है। क्यों, तुम्हें इससे क्या मसला है? नूर ने अपना रुख सबरीना की जानिब मोड़ा। मसला ही मसला है, हमसे एक तुम संभाले नहीं जाते। अगर तुम जैसी एक और आ गई तो हमारा घर तो चिड़िया घर बन जाएगा। नूर की बात पर जावियर के दिमाग में एक ख्याल नमूदार हुआ था। मैं सोच रहा हूँ अम्मू जान कि क्यों ना हम सबसे पहले नूर को ही क्यों ना रुखसत कर दें, ताकि ये जालिम बनकर मेरी बीवी पर जुल्म ना कर सके। नूर ने फौरन उसके बाजू पर चपत रसीद की। तुम्हें शर्म नहीं आती जावी ऐसी बात करते? वो खफकी से बोली। नहीं बिल्कुल नहीं, वो रिटाई से बोला। इससे पहले कि नूर कुछ कहती, जावियर का फ़ोन बजने लगा था। अम्मा जान मेरे मशवरे पर सोचिएगा ज़रूर, वो कहता बेड से उठा और कमरे से चला गया। बदतमीज़ ना हो तो। नूर अब तक उसकी बात पर खफा थी, जबकि सबरीना उसकी इस नोकझोंक पर हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। ये औलाद ही तो उनका कुल सरमाया थी। उनकी ज़िंदगी में रंग इन्हीं की बदौलत थे। वो अपने ऑफिस में बैठी इस वक्त बहुत मुतमईन और पुरसकून थी। वो कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से वापस आई थी। असलम सरकारी गवाह बनने के लिए राजी था
वो अदालत में सरकारी गवाह बनते तमाम जराइम का एतराफ़ करने वाला था। आबरू बहुत खुश थी क्योंकि उसे मालूम था कि असलम की गवाही के बाद इस केस में और कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी और फैसला वर्दा के हक में ही सुनाया जाएगा। असलम के मुतालबे के मुताबिक वो उसे अगली पेशी तक जमानत पर रिहा करवा कर आई थी। 3 दिन बाद होने वाली पेशी में उसका पेश होना ज़रूरी था ताकि केस को मज़ीद टालने के बजाय जल्द फैसला करते वर्दा के मुजरिमों को उनके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मोबाइल पर होते ही बेल ने उसकी तरफ से अपनी जानी मबजूल की थी। उसने हाथ बढ़ाते हुए फ़ोन उठाया और कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो, वो पुरसकून अंदाज में बोली, मगर दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनते उसका चेहरे का सुकून गायब हुआ था। चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे, आंखों में नागवारी दर आई थी। कुछ समय बाद वो फ़ोन काट चुकी थी। एक पुरसकून और इत्मीनान भरी खबर के बाद अब उसे एक बुरी खबर सुनने को मिली थी। अम्माद को रिहा करवा लिया गया था और उसे रिहा करवाने वाला शख्स अशर सिद्दीकी था। उसने गहरी सांस लिया था। इस जंग में उसके मुखालिफ उसके अपने थे। खून के रिश्ते और अपनों से होने वाली जंगें कानूनी जंगों से बहुत मुख्तलिफ हुआ करती हैं। जब मुखालिफ आपके अपने हों तो रिश्तों की डोर हमेशा आड़े आ जाती है, जिसके टूटने पर भी अपने हाथ जख्मी होते हैं और बचाने पर भी अपना ही वजूद जख्मी होता है। रुतबा आज सालिया बेगम के हमरा सबरीना की अयादत के लिए उनके घर आई थी। वो सालिया बेगम के साथ लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठी, जबकि सामने सबरीना के साथ बैठी नूर उससे बातें करने में मसरूफ़ थी। कुछ देर ही गुजरी थी कि सावियार लॉन्च में दाखिल हुआ था। सब उसकी जाने मुतवज्जह हुए थे। हाथ में पकड़ा हेलमेट और सिया पेंट कोट उस बात की अलामत था कि वो अभी कोर्ट से आया था। वो उन्हें सलाम करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया था। उसने एक बार भी रुतबा की जानिब नहीं देखा था और ये बात रुतबा ने बखूबी महसूस की थी। उसे एकदम ख्याल आया कि शायद ये उस दिन का उन दोनों के दरमियान हुई गुफ्तगू का नतीजा है। रुतबा को एहसास हुआ कि उसे उस दिन का जावियार को शुक्रिया अदा करना चाहिए था। कुछ देर बाद नूर रुतबा को अपने साथ लिए ऊपर अपने कमरे में आई थी कि अचानक कुछ याद आने पर वो रुतबा को वहीं बेड पर बैठने का कहते हुए कमरे से चली गई। रुतबा वहीं बैठी आसपास मौजूद हर चीज़ देखने में मसरूफ़ थी कि उसे सामने से जावियार गुजरता हुआ दिखाई दिया। वह तेज़ी से उठती हुई दरवाजे के करीब गई और वहीं से उसे पुकारा, जावियार। रुतबा की आवाज़ पर वो रुका। वह उसकी आवाज़ पहचानता था। उसके मुंह से अपना नाम सुनते हैं वो मुस्कुराया, मगर फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए वो पलटा और उसे देखते हुए अपनी जानिब इशारा किया, गोया पूछना चाहता हो कि वो उसे ही बुला रही है या किसी और को। जावियार की इस ओवर एक्टिंग पर रुतबा का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले, मगर मजबूर अस्बात में सर हिलाते हुए उसे वजाहत दी कि वो उसे ही बुला रही है। जावियार चलता हुआ उसके पास आया। जी कहिए, वो जानबूझकर अपने लहजे में बेजारी लिए बोला। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। रुतबा ने बात का आगाज़ किया। जी कहे, मैं सुन रहा हूँ। वह मसरूफ़ अंदाज में अपना मोबाइल निकालते बोला। रुतबा को उस वक्त उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर उससे बात करना भी ज़रूरी था। शुक्रिया। रुतबा के इस एक लफ्ज़ी जवाब पर वह समझ चुका था कि वह किस लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही है, मगर वह जावियार अफरीदी था। इतनी आसानी से उसका शुक्रिया कैसे कबूल कर लेता? शुक्रिया किस लिए? रुतबा फ़ौरन बोली। वो उस दिन तुम बारिश में मुझे घर छोड़ने आए थे, तब मैं शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। रुतबा की बात पर जावियार ज़हरीला मुस्कुराया। ओह, तो आप आज मेरा शुक्रिया अदा करने मेरे घर आई हैं? उसकी बात पर रुतबा आगे घुमाती बोली। खुश फहमी है तुम्हारी। वो तो मैंने सोचा कि किसी का एहसान ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। उसकी इस जवाब पर जावियार हंसते हुए बोला, ओह, तो शुक्रिया अदा करके आपने अपना एहसान उतार दिया, वाह। वो मुतासिर हुआ। हाँ बिल्कुल। रुतबा के इस जवाब पर उससे पहले कि वो कुछ कहता, नूर उन दोनों के कमरों से बाहर खड़ा देखते हुए उनके पास आई थी। नूर के यहाँ आने पर रुतबा को फ़ौरन अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए नूर की जानिब देखा और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी कि जावियार की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। नूर, मेहमानों को खाने का ज़रूर पूछना, क्योंकि घर आए मेहमानों की मेज़बानी करना मेज़बान का फ़र्ज़ होता है। रुतबा समझ गई थी कि उसका इशारा किस जानिब था। रुतबा को फ़ौरन उसे शुक्रिया बोलने पर अफसोस हुआ था। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये फजूल बात की है तुमने जावी? नूर गुस्से से बोली। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो कब से खामोश खड़ा हूँ। जावियार की नज़रों का मरकज़ सीढ़ियाँ उतरती रुतबा थी। नूर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और जावियार को मुखातिब करते बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जावी? वो मुस्कुरा रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फिट। जवाब फ़ौरन आया। कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई? नूर का यह सवाल एकदम गैर मुतवक्का था। जावियार ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा।
मोहब्बत और मैं? वो इस्तेज़ाइया हंसा। नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें पता है ना नूर कि दुनिया के सबसे फारिग लोग क्या करते हैं? मोहब्बत। और साव्यार आफरीदी के पास करने को बहुत काम है। वो मज़े से कहता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि नूर उसकी फजूल बातों पर सर झटकती हुई सीढ़ियों की जानी बढ़ गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बेड पर पड़े मोबाइल पर एक मैसेज मौसूल हुआ था, जिससे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी और साथ बैठे वजूद की शनाख्त हुई। वो फायका लाशारी थी, जो अपने कमरे में आंखें मूंदे बेड पर बैठी उस वक्त शदीद परेशान थी। कुछ देर पहले ही वो उस रेस्टोरेंट से वापस आई थी और वहाँ होने वाली उस बहस ने उनका सुकून छीन लिया था। उन्हें माजी में की गई अपनी वो गलती शिद्दत से याद आने लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा था। 30 साल होने को आए थे, मगर आज भी वो उस बेचैनी से जान नहीं छुड़ा पाई थी। काश वो माजी में जल्दबाजी में फैसला ना करती, खुदा की रहमत पर यकीन रखती तो आज पुरसुकून होती। आंखें खोलते उनकी नज़र सामने दीवार पर लगी उस तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में फायका बेगम की एक जानिब शाहजैन, जबकि दूसरी जानिब शहरयार खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस तस्वीर को देखते उनके जहन के पर्दे पर माजी का वो मंजर लहराया, हॉस्पिटल का वो मंजर जहाँ से इस मामले का आगाज़ हुआ था। उनके दिल में आज भी वो राज मौजूद था जो आया होते ही उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था। वो राज एक कड़ा सच था कि शाहजैन लाशारी उनकी अपनी औलाद ना था, वो किसी और के जिगर का टुकड़ा था, किसी की खुशबू की नवीद था। इन तमाम खुशबू से उसके वालिदैन को महरूम करते फायका बेगम ने वो खुशियाँ अपनी झोली में डाली थी। वो कोई लावारिस बच्चा ना था, बल्कि फायका बेगम बखूबी जानती थी कि शाहजैन लाशारी के हकीकी वालिदैन कौन थे। उन्होंने उसकी माँ के आंसू अपनी आंखों से देखे थे, क्योंकि शाहजैन किसी और का नहीं बल्कि फयाज लाशारी की कंपनी के एक एम्प्लॉय हयात सिद्दीकी का बेटा था, जिसे एक साजिश के तहत फायका बेगम अपनी औलाद बना चुकी थी। मगर आज वो उस फैसले को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती तस्वुर करती थी। आज शाहजैन उनके अपने सगे बेटे शहरयार लाशारी के साथ दौलत में शराकतदार था। वो बहुत बुरी आदतें अपना चुका था, जिस पर उन्होंने शाहजैन को कभी रोका ना था। और सबसे बढ़कर वो शख्स जो इस राज में उनका शरीक था, वो 30 साल से मुसलसल उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जिस पर वो उसे पैसे देते उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रही थी। मगर दिन ब दिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो रही थी। वो जानती थी कि अगर आज ये राजपास हो जाता है तो वो अपना सब कुछ गंवाते हुए खाली हाथ रह जाएंगी। उसने टेबल पर पड़ा हुआ अपना क्लेचर उठाते बालों के जूड़े में कैद किया और कदम उठाते लाउंज में आ गई थी, जहाँ उसे सामने ही सालेह बेगम और इस बार बैठी हुई दिखाई दी थी। वो चलती हुई उनके पास आ बैठी कि रुतबा हाथों में ट्रे उठाते हुए उनके पास आई थी। ट्रे में चाय के 5 कप मौजूद थे। इससे पहले कि उन सब के दरमियान अल्फाज का कोई तबादला होता, बाहर गेट पर होती हुई तेज दस्तक ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था कि कारपेट पर बैठी हरम फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी और तेज़ी से गेट की जानिब भागी। गेट खुलते ही उसे सामने अम्माद खड़ा हुआ नजर आया, जो गेट खुलते ही तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था। गुस्सा उसके चेहरे से आया था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ लॉन्च में आया। उसे देखते ही वो सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उसने कदम आबरू की जानिब बढ़ाए थे। आबरू भी कदम उठाते हुए उसकी जानिब बढ़ी। ये तुमने अच्छा नहीं किया आबरू, वो आबरू की जानिब देखते हुए गुस्से से बोला। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है अम्माद, अभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगी, आबरू भी जवाबन गुस्से से बोली थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किसके साथ उलझ रही हो, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, वो ऊंची आवाज़ में उसे धमकी देने लगा था। मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो। आबरू की बात पर अम्माद के गुस्से में इजाफा हुआ था। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, तुम्हारे अल्फाज तुम्हें बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। उसने कदम आगे बढ़ाए। लॉन्च में मौजूद बाकी सब नफूस इंसान भैंस में मौजूद उस हैवान को देख रहे थे। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, देखना तुम्हारी ये अकड़ मैं कैसे तोड़ूंगा, वो गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था। तो क्या दोबारा मुझे अगवा करवाओगे? अम्माद को हैरत का झटका लगा। तुम क्या समझते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे खिलाफ एक एक सबूत मौजूद है मेरे पास। आबरू को लेज़ा सक था। तुम्हें तुम्हारे अंजाम से अब कोई चीज़ नहीं बचा सकती, वो अटल लहजे में बोली। एन उसी वक्त गेट के बाहर एक गाड़ी आ रुकी थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से अफाक मौजूद था, जबकि दूसरी जानिब से राबिया बेगम गाड़ी से उतरी थी। वो दोनों कदम उठाते गेट की जानिब आए। गेट खुला देखकर वो अंदर दाखिल हुए थे। अंदर से आती आवाज़ें पर वो जल्दी से लॉन्च में जाने बढ़े थे। पहले तो मेरे भाई ने तुम्हें बदनामी से बचा लिया था, मगर इस बार मैं तुम सबका वो हाल करूंगा कि तुम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो हर हद पार कर चुका था।
उसके मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज पीछे खड़े अफाक और राबिया बेगम ने भी सुने थे। अम्माद की पुश्त उनकी जानिब थी। अफाक ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे बाजू से पकड़ा और उसका चेहरा अपने सामने किया, मगर अम्माद को देखते उन्हें एकदम हैरत का झटका लगा था। अम्माद लड़खड़ाता हुआ कुछ दूर हुआ कि अफाक को उसके कई अल्फाज याद आए। क्या कह रहे थे तुम? हाँ, क्या करोगे? वो गुस्से से उसकी जानिब देखता हुआ बोला। तुम बीच में मत बोलो वरना अच्छा नहीं होगा। वो अफाक को पीछे हटाता हुआ दोबारा आबरू की जानिब मुड़ा कि अफाक ने उसे दोबारा खींचते हुए अपने सामने किया। अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाऊं। अफाक ऊंची आवाज में बोला। ना जाऊं तो क्या करोगे तुम? वो अफाक की जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। तुम क्या समझते हो कि एक अंगूठी पहनाकर तुम इस वक्त को मुझसे बचा लोगे? तुम देखना। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही अफाक का थप्पड़ उसका मुंह बंद करवा चुका था। सब अफाक के इस हरकत पर हैरान हुए, जबकि अफाक ने अम्माद का गिरेबान पकड़ते हुए उसे अपने सामने किया और चेहरे पर पथरीले तासुरात लिए उसकी आंखों में आंखें डालता बोला। अगर आइंदा तुमने इस घर की जानिब आंख उठाकर भी देखा तो मैं ये दुनिया तुम्हारे लिए इतनी तंग कर दूंगा कि तुम्हें सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। उसके अल्फाज और लहजे में बहुत सख्ती थी। और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम अफाक कुरैशी नहीं। इससे पहले कि अफाक मजीद कुछ कहता, राबिया बेगम ने आगे बढ़ते हुए उन्हें अलग किया था। अम्माद अपना गिरेबान दुरुस्त करता हुआ बोला। देख लूंगा मैं तुम सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से बोलता हुआ बाहर की जानिब बढ़ने लगा था। अफाक का लहजा वाकई उसे खौफजदा कर गया था। उसकी बात पर अफाक बोला। जिंदा बचकर आज तुम भी यहाँ से ना जाते अगर मुझे जलाल मामू का ख्याल ना होता। उसकी बात सुनते अमान गेट अबूर कर गया, जबकि अफाक और राबिया बेगम के अलावा वहाँ खड़े तमाम नफूस अभी तक उस वाक़ये के ज़ेर असर थे। तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया बेटा? राबिया बेगम ने सामने बैठी आबरू को मुखातिब किया था, जो सामने सालिया बेगम के साथ बैठी उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बता चुकी थी, जबकि राबिया बेगम के साथ बैठा अफाक चेहरे पर संजीदा तासुरात लिए उसकी बातें सुन रहा था। मैं आपको क्या बताती फुप्पो, मुझे तो खुद ये बात एक हफ्ता पहले मालूम हुई है। सोफे से कुछ फासले पर इस्बा और रुतबा खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। तुमने अशर से इस मामले के मुतालिक बात की थी? आबरू ने सालिया बेगम की जानिब देखा और बोलने लगी। जी फुप्पो, मैंने इस केस के मुतालिक सबसे पहले अशर से ही बात की थी। अफाक ने भी आबरू की जानिब देखा। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? राबिया बेगम के इस सवाल पर आबरू ने उन्हें अशर के रवैये के बारे में बताती चली गई। मुझे अशर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना थी। राबिया बेगम के लहजे में अफसोस था। वो जलाल मामू का बेटा है अम्मी। अफाक ने भी अपनी चुप तोड़ी थी। आपको उससे ऐसे ही रवैये की उम्मीद रखनी चाहिए थी। सब अफाक की जानिब मुतवज्जा थे। आबरू, अफाक ने आबरू को मुखातिब किया। तुम ये केस ज़रूर लड़ोगी। लॉन्च में मौजूद सब नफूस ने अफाक की जानिब देखा था। अफाक ने अपनी बात जारी रखी, ताकि अम्माद जैसा इंसान, जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, वो जल्द अपने अंजाम को पहुँचे। वो रुका। इस बार अफाक के चेहरे की जानिब देखने लगी। तुम्हें इस सिलसिले में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है तुम्हें और तुम्हारे घर वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बार की नज़रों का मरकज़ राबिया बेगम के बराबर में बैठा अफाक था, जो उसके मुकद्दर में लिख दिया गया था। वो हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ ही तो चाहती थी और उसकी किस्मत में भी मुहाफ़िज़ लिखा गया था। आज पहली बार उसे देखते इस्बा का दिल गैर मामूली अंदाज में धड़का था। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते अफाक ने इस्बा की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिलते ही इस्बा ने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदला। अफाक ठीक कह रहा है आबरू, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आबरू उनकी बात पर असबात में सर हिलाते हुए मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट आसूदा थी। मुश्किलें आसान होने लगी थी। मैं कल पार्टी में नहीं आऊँगी अमल। वह फ़ोन कान से लगाए अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। उसकी बात सुनते दूसरी जानिब मौजूद अमल के चेहरे पर नागवारी दर आई थी। मगर रुतबा, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम ज़रूर आओगी। अमल की आवाज़ स्पीकर पर उभरते हुए रुतबा बोलने लगी। मुझे याद है अमल, मगर कुछ नहीं रुतबा, तुम्हें आना ही होगा। मैं इस बार इनकार नहीं सुनूंगी। वो उसकी बात काटते बोली। वह अपना बनाया गया खेल यूँ बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो अमल, मैं नहीं आ पाऊंगी। रुतबा के लहजे में बेबसी थी। इन हालात में वो घर से नहीं निकल सकती थी। तुम एक बार मुझे वजह तो बताओ रुतबा, कि तुम्हें कोई आने से रोक रहा है। अमल की इस बात पर वो फौरन बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमल की आवाज़ फिर स्पीकर पर उभरी। तो फिर क्या बात है रुतबा? अमल के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। वो रुतबा के बोलने से पहले ही बोलने लगी। वेट अ मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? वो उसे इमोशनली ट्रैप करने लगी थी। ऐसी बात नहीं अमल, तुम गलत समझ रही हो। मैं रुतबा के लहजे से वाज़ेह था कि अमल अपनी कोशिश में कामयाब ठहरी है। इट्स ओके रुतबा, मैं समझ गई।
अमल के लहजे में छुपी नाराजगी महसूस करते रुतबा हार मानते हुए बोली, मैं आऊँगी अमल, मैं आऊँगी। अमल के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट ने छुआ। तुम सच कह रही हो ना रुतबा? देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं। अमल ने बात अधूरी छोड़ दी। आई नो अमल, डोंट वरी, मैं आऊँगी। उसने अपनी बात दोहराई कि जहन में एक सवाल पैदा हुआ। अमल, ये पार्टी किस? इट्स अ सरप्राइज रुतबा। अमल उसकी बात काटते बोली थी। इससे पहले कि रुतबा कुछ और कहती, उसे सामने से आबरू उसी जानिब आती हुई दिखाई दी थी। उसने बाद में अमल से पूछने का इरादा करते हुए फ़ोन काट दिया। आसमान पर छाए बादलों के साथ चलती हल्की ठंडी हवा माहौल को खुशगवार बना रही थी, मगर गाड़ी में बैठे इस इंसान पर इस माहौल का कोई असर ना था। गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचते हुए रुक गई थी। गाड़ी की पिछली सीट से उतरने वाली सायमा ताई थी। चेहरे पर नागवार तासुरात लिए वो कदम उठाती गेट तक गईं और बेल पर हाथ रखते आसपास नजर दौड़ाने लगी थी। ये गली मोहल्ले उन्हें हमेशा ही नापसंद थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली हरम थी। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो एक सरसरी निगाह उस पर डालती हुई अंदर दाखिल हुई। लॉन्च में पहुँचते उन्हें सामने ही इसबा बैठी हुई दिखाई दी, जो एक सोफे पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। सायमा ताई पर नज़र पड़ते ही वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। उसके कुछ कहने से पहले ही सायमा ताई बोलने लगी, माँ कहाँ है तुम्हारी? लहजे में नागवारी थी। आप बैठे ताई जान, मैं अम्मी को बुलाती। वो इसबा की बात करते बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, अपनी माँ को बुलाओ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात पर इसबा फ़ौरन कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद सालिया बेगम इसबा के हमरा उन्हें बाहर आती हुई दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? आए बैठें। सालिया बेगम के बोलने पर सायमा ताई उनकी बात नज़रअंदाज करती बोली, तुमसे अपनी एक बेटी नहीं संभाली जाती सालिया? उनकी बात पर सालिया बेगम के चेहरे के तासुरात तब्दील हुए। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है इस लड़की ने। वो नखवत से बोली, भाभी आप। उन्होंने सालिया बेगम को हाथ के इशारे से बोलने से रोका। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी को लगाम डाल लो, क्योंकि जो कुछ वो करती फिर रही है ना, उसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले हैं। सायमा ताई का लहजा, उनके अल्फाज इंतहाई हद तक आमेज थे। भाभी आप बैठे तो सही, हम बैठकर बात करते हैं। सालिया बेगम ने बात संभालने की नाकाम कोशिश की थी। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठकर तुमसे बातें करने का। तुम्हें क्या लगता है तुम राबिया और अफाक को हमारे खिलाफ करके कामयाब हो जाओगी? खुश फहमी है तुम्हारी। वो रुकी। देखना तुम्हारी बेटी की ही जिद तुम सबको कैसे बर्बाद करेगी। वो आज हर लिहाज भूल चुकी थी। मेरे बेटे ने हमदर्दी में इससे निकाह किया था, मगर उसने ये साबित कर दिया कि वो इस काबिल ही नहीं थी। उनकी ज़बान अंगारे बरसा रही थी। एन उसी वक्त एक टैक्सी गेट के सामने आकर रुकी। टैक्सी से उतरने वाली आबरू थी। टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करते हुए वो गेट की जानिब आई थी। खुला गेट देखते उसे कुछ हैरानी हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई कि उसकी समाज से अंदर से आती हुई आवाज़ टकराई। वो उस आवाज़ को पहचानती थी। कदमों में तेज़ी पैदा हुई थी। लॉन्च में दाखिल होते उसकी समाज से सायमा ताई के अल्फाज टकराए। बहुत एहसान फरामोश हो तुम लोग, हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही। बस ताई जान। आबरू की आवाज़। वो सब उस जानिब मुतवज्जह हुए थे। सायमा ताई ने पलटकर उसकी जानिब देखा था। आप हमारे ही घर में खड़े होकर हमें ही बातें सुना रही हैं। सायमा ताई इससे आया अंदाज में हंसी। वाह भाई वाह। वो आबरू की जानिब देखते हुए बोल रही थी, 2 पैसे कमा कर तुम खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगी हो। देखना जब मेरा बेटा तलाक के कागजात तुम्हारे मुंह पर मारेगा तब तुम्हें पता चलेगा। ये वार बहुत भारी था। और फिर तलाक का तमगा सर पर सजा कर बैठी रहना, क्योंकि ये केस तो तुम किसी सूरत नहीं जीत पाओगी। आबरू ने गहरी सांस लेते हुए खुद को बोलने के लिए तैयार किया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ताईजान कि कौन जीतेगा और कौन हार को गले लगाएगा। आबरू की बात पर सायमा ताई के माथे पर बल नमूदार हुए। तुम देखना सालिया, तुम्हारी ये लड़की अपनी इस जुबान और हरकतों की वजह से कहीं भी घर नहीं बसा पाएगी। इसकी ये ज़बान सिर्फ इसे ही नहीं तुम सबको भी जलील करवाएगी, मेरी बात याद रखना। वो तनफ्फुर से कहती हुई चली गई, जबकि लॉन्च में मौजूद नफूस के कानों में अब भी उनके जहरीले अल्फाज गूंज रहे थे। आसमान सियाह चादर ओढ़े ज़मीन पर साया फगन था। तारों की रोशनी भी इस स्याही को दूर करने में नाकाम थी। वो अपने कमरे में मौजूद था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। वो सोफे पर लैपटॉप गोद में रखे काम में मसरूफ़ था। आंखों पर चश्मा लगाए वो तेज़ तेज़ कुछ टाइप कर रहा था कि सबरीना कमरे में दाखिल हुई। उस पर नज़र पड़ते फ़ौरन बोली, बेटा रात के 12 बज रहे हैं, अगर अभी भी तुम काम ही करते रहोगे तो आराम कब करोगे? वो उसकी जानिब कदम बढ़ाती हुई बोली, बस थोड़ा सा काम रह गया है अम्मोजान, फिर आराम। उसकी बात बीच में ही रह गई थी। वो छींका। 1 बार, 2 बार, 3 बार।
सबरीना तेजी से उसके करीब आई। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटा? वो मुतफक्किर अंदाज में बोली और हाथ उसके माथे पर रखा कि हिद्दत महसूस करते परेशानी से बोली, तुम्हें तो बुखार है ताशफीन। वो अब उसके चेहरे को छू रही थी। नहीं अम्मू जान, वो बस। माना कि बहुत बड़े डॉक्टर हो तुम, मगर अपनी सेहत से ये लापरवाही तो मत बरतो। वो उसकी बात काटते बोली। अम्मू जान आप परेशान मत हो, बस हल्का सा मत भूलो ताशफीन, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। उनकी बात पर वो मुस्कुराया। जी डॉक्टर साहिबा, मुझे याद है। उसने लैपटॉप साइड पर रखा और सबरीना को अपने पास बिठाते हुए बोला, तो फिर बताएं डॉक्टर साहिबा कि इस मरीज के लिए आपके पास क्या इलाज है? ताशफीन की इस बात पर सबरीना खफगी से उसे देखा। यह मरीज अपनी सेहत के बारे में बहुत लापरवाह है, हर वक्त काम में मसरूफ रहता है, खुद को जरा वक्त नहीं देता, इसलिए इसका इलाज ये है कि। वो रुकी। ये अब पूरा हफ्ता हॉस्पिटल नहीं जाएगा। ताशफीन फौरन बोला, यह गलत है डॉक्टर साहिबा। उसकी बात पर सबरीना हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोली, इस मरीज का यही इलाज है। उनका लहजा फैसला कुन था। मगर अम्मू जान, मैं हॉस्पिटल से इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता। उसने एहतजाज करना चाहा। इतनी लंबी कहाँ है, एक हफ्ता ही तो है। जवाब फौरन आया। मगर फिर भी अम्मू जान, आप जानती हैं ना हॉस्पिटल में एक दिन में भी। अच्छा बाबा, पूरा हफ्ता नहीं तो 4 दिन कर लो। उनकी बात पर वो मुस्कुराया। इस बारे में सोचा जा सकता है। सबरीना ने बहस करते हुए उसकी जानिब देखा। सोचना नहीं है, करना है। ये डॉक्टर की तजवीज़ है, अमल करना होगा। वो हंसने लगा। जी डॉक्टर साहिबा, फिक्र मत करें, मैं कल ही बात करता हूँ। शाबाश, चलो अब उसे बंद करो। इशारा लैपटॉप की जानिब था। और सो जाओ, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। जो आपका हुक्म डॉक्टर साहिबा। उसने लैपटॉप बंद करते हुए जवाब दिया था। सबरीना मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई, जबकि ताशफीन उस मजबूत औरत को तब तक देखता रहा था जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। वो आईने के सामने खड़ी खुद को संवारने में मसरूफ थी। उसने झुकते हुए ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक वापस रखी थी और एक निगाह आईने में नजर आते हुए अपने अक्स पर डाली। सुर्ख रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने वो बहुत दिलकश नजर आ रही थी। हल्का फुल्का मेकअप उसके नकुश को मजीद निखार रहा था। बालों को ऊंची पौनी में कैद किए वो जाने के लिए तैयार थी, मगर आज उसका दिल बहुत बेचैन था। उसने आज जब सालिया बेगम से इजाज़त मांगी तो उनकी खामोशी से इकरार करने पर वो हैरान हुई थी। फैसला उसके हक में था, उसे खुश होना चाहिए था, मगर उसे सालिया बेगम की आंखों में झलकता हुआ वो तासुर याद था जो उसे बेचैन किए हुए था। वो घर के हालात बखूबी जानती थी, मगर फिर भी वो जानबूझकर अनजान बन रही थी। पर उसके घर बैठ जाने पर ये बिगड़े हालात संवर तो नहीं सकते थे, और वैसे भी इस बार वो अमल को इनकार नहीं कर सकती थी। पिछले हफ्ते भी वो घर के हालात की वजह से उसके साथ नहीं जा पाई थी। अमल ने उसे बहुत चाहत से बुलाया था। दिल फौरन दिमाग के सोचों पर हावी हुआ था। अच्छा है, वो आज बाहर जाएगी तो उसका दिल में बहल जाएगा, मगर फिर आंखों के सामने सालिया बेगम का चेहरा आया। दिल पर फिर बोझ बढ़ गया था कि अचानक समाज से फ़ोन की आवाज़ टकराई थी। नजरें बेइख्तियार ही घड़ी की जानिब गई थी। 6 बज चुके थे। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर जगमगाता नाम अमल का था। वो बाहर रुतबा का इंतज़ार कर रही थी। रुतबा ने मोबाइल अपने पर्स में रखा, दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। लॉन्च में उसे सिर्फ इसवा बैठी हुई दिखाई दी थी। वो उसे अपने जाने की इत्तला देती बाहर आ गई थी, जबकि उसके वजूद को 2 मुतफक्किर आंखें तब तक देखती रही थी जब तक वो उनसे ओझल नहीं हो गई थी। सालिया बेगम उसके लिए बहुत परेशान थी, पर जब औलाद आपके कदम के बराबर पहुंच जाए तो वो आपके लिए परेशानी का सामान बनती है। वह उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो थी, मगर कौन जानता था कि उनकी ये दुआ कबूलियत की मनाजिल तय कर पाएगी भी या नहीं। उसे गेट से निकलते ही सामने सियाह रंग की गाड़ी खड़ी नजर आई थी। वो उस गाड़ी को पहचानती थी। वो कदम उठाती गाड़ी तक गई और पिछला दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठ गई थी। सामने बैठी अमल और उसके दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ था। उसकी गाड़ी में बैठते ही अमल के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। यू आर लुकिंग सो प्रिटी रुतबा। अपनी तारीफ पर रुतबा मुस्कुराई और सर को खम देते हुए बोली, थैंक यू। उसने अमल की जानिब देखा जो ग्रे रंग की घुटनों तक आती हुई स्लीवलेस फ्रॉक के साथ ही हम रंग ट्राउज़र में मलबूस थी। उसे देख रही थी। उसके सियाह बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। उससे पहले कि रुतबा उसकी तारीफ के लिए मुंतखब किए गए अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करती, अमल का फ़ोन बजने लगा था। उसने कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान से लगाया। हाँ, बस हम अभी कुछ देर में ही पहुंचने वाले हैं। अमल ने दूसरी जानिब से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दिया। हाँ, रुतबा भी मेरे साथ है। वो रुतबा की जानिब देखते हुए बोली थी और कॉल ख़त्म करते मोबाइल वापस अपनी गोद में रख दिया।
मुझे कुछ बताओ तो सही अमल कि हम कहाँ जा रहे हैं। रुतबा के पूछने पर अमल फौरन बोली, इट्स अ सरप्राइज रुतबा। पर फिर भी अमल, अब मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। रुतबा के चेहरे पर उलझन थी। फिक्र मत करो रुतबा, आज तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। आज का इवेंट तुम कभी नहीं भूलोगी। मेरा मतलब, हम आज बहुत इंजॉय करेंगे। वह अपनी ही बात की वजाहत करती मुस्कुराई। रुतबा भी मुस्कुराते हुए खामोश हो गई थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने जा रुकी थी। वो दोनों गाड़ी से उतरी कि अमल बोली, सो आज हमें यहाँ शहरियार लशारी ने इनवाइट किया है। उस नाम पर रुतबा के कान खड़े हुए थे। वही शहरियार जिससे मैंने तुम्हें उस दिन पार्टी में मिलवाया था। अमल ने अपनी बात जारी रखी। शहरियार ने आज अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने की खुशी में सब यूनिवर्सिटी फेलोज को पार्टी दी है। अमल की बात मुकम्मल होते ही रुतबा बोली, मगर अमल, मैं तो उसे नहीं जानती। मेरा मतलब, तुम मेरे साथ हो रुतबा, और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेती बोली थी, सो डोंट वरी, आओ मेरे साथ। वो उसे साथ ले अंदर की जानिब बढ़ गई थी। हर जानिब रोशनियों का समा था। महंगे और पुरतेज लिबास पहने वो सब एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे। स्विमिंग पूल से कुछ फासले पर मौजूद उस लॉन को बहुत नफासत से सजाया गया था। अमल और रुतबा भी वहीं खड़ी आसपास का जायजा ले रही थी कि अमल का फ़ोन बजने लगा था। फ़ोन पर जगमगाता नाम देखकर अमल रुतबा से एक्सक्यूज़ करते हुए कदम उठाते कुछ फासले पर गई और कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान से लगाया कि शहरियार की आवाज़ समाज से टकराई। अमल, मेरी बात गौर से सुनो। अमल ने एक नज़र रुतबा पर डाली जो उसकी जानिब भी देख रही थी। बोलो। अमल की आवाज़ बहुत मध्यम थी। तुम 10 मिनट तक किसी भी तरह से रुतबा को ऊपर रूम में ले आओ, बाकी आगे सब मैं देख लूँगा। उसके बाद पर अमल, जो मुस्कुराते हुए रुतबा की जानिब देख रही थी, बोलने लगी, ओके शेरी, बट बी केयरफुल। मैं नहीं चाहती कि आज कोई भी गड़बड़ हो। तुम फिक्र मत करो अमल, सब वैसे ही होगा जिस तरह हमने प्लान किया है। तुम बस रुतबा को रूम में छोड़ते फ़ौरन मेरे पास आना। ओके। अमल ने ये कहते फ़ोन काट दिया कि इतने में उसकी समाज से दोबारा फ़ोन बजने की आवाज़ टकराई। अम्मी सो गई इसबा। आबरू ने अपने सामने रखी बिरयानी की प्लेट की जानिब देखते हुए सामने बैठी इसबा से पूछा था। नहीं, अम्मी अभी जाग रही हैं। आबरू ने घड़ी की जानिब देखा जो रात के 9 बजा रही थी। सब खैर है ना इसबा, कोई आया था आज? आबरू ने खाना शुरू करते हुए उससे पूछा। उसे आज ऑफिस से वापसी पर बहुत देर हो गई थी। घर वापस आते वो साले बेगम से मिलते फ्रेश होकर अब खाना खाने बैठ गई थी। नहीं, कोई नहीं आया, बस वो रुतबा घर से बाहर है इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही। आबरू को एकदम रुतबा का ख्याल आया था। कहाँ है वो? आबरू को एकदम परेशानी ने आ घेरा था। वो पार्टी पर गई है। इसबा के जवाब पर उसकी परेशानी में गुस्से का इजाफा हुआ था। किसके साथ? सवाल फौरी था। अमल के साथ। जवाब भी फौरन आया। ये लड़की भी ना, कितनी बार समझाया है इसे, मगर ये मेरी बात नहीं मानती। आबरू गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासुरात लिए बोली। इसबा खामोश रही। वापसी का कुछ बताया था उसने? आबरू के सवाल पर इसबा बोलने लगी। हाँ, कह रही थी कि अमल ही उसे घर छोड़ेगी। दोबारा अमल का नाम सुनते आबरू के गुस्से में इजाफा हुआ। वो सिर्फ एक बार अमल से मिली थी और उस एक मुलाकात में ही वो आबरू को पुरइसरार महसूस हुई थी और फिर उसकी रुतबा के साथ हुई वो लड़ाई भी आबरू जानती थी। उसने बहुत बार रुतबा को उससे दूर रहने का कहा था, मगर रुतबा ने हर बार उसकी बात को नज़रअंदाज किया। आबरू ने खाने की प्लेट साइड पर करते हुए अपना फ़ोन उठाया और रुतबा को फ़ोन मिलाने लगी। आबरू, पहले खाना तो खा लो। इसबा की बात पर आबरू उसकी जानिब देखती बोली, मैं बाद में खा लूँगी इसबा, अभी मुझे रुतबा से बात करनी है। आबरू की बात पर इसबा ने प्लेट की जानिब देखा जिसमें से आबरू ने बमुश्किल ही 2-3 चम्मच चावल खाए थे। वह अफसोस भरे अंदाज में प्लेट उठाते हुए कमरे से चली गई थी, जबकि आबरू बार बार रुतबा को कॉल मिला रही थी। बेल जाने के बावजूद भी रुतबा फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसने दोबारा कॉल मिलाई कि इस बार चौथी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो रुतबा। दूसरी जानिब से आती म्यूजिक की आवाज़ के पेश नज़र आबरू ऊंची आवाज़ में बोली। दूसरी जानिब से कोई आवाज़ न आई। रुतबा कहाँ हो तुम? वो दोबारा बोली कि दूसरी जानिब से एक आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। वो आवाज़ रुतबा की नहीं बल्कि अमल की थी। रुतबा ने आपको बताया नहीं था कि वो आज कहाँ आई है? आबरू उसकी आवाज़ को पहचानती थी। मेरी रुतबा से बात करवाओ। आबरू के लहजे की सख्ती अमल महसूस कर सकती थी। वो अभी बहुत मसरूफ़ है। अमल ने ये कहते फ़ोन काट दिया और फ़ोन पावर ऑफ करते हुए अपने पास रख लिया, जबकि उसकी नज़रों का मरकज़ सामने सादिया के साथ बातों में मसरूफ़ रुतबा थी, जो अपने मोबाइल और पर्स यहीं अमल के पास छोड़ गई थी। आबरू ने दोबारा कॉल मिलाई थी, मगर रुतबा का फ़ोन बन जा रहा था। उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ था। उसका दिल रुतबा के लिए बहुत परेशान होने लगा था।
पहले केस की परेशानी और अब ये। अमरू का सर दर्द करने लगा था, मगर उस लम्हे वो सिवाय इंतज़ार के और कुछ नहीं कर सकती थी। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और रुतबा को जब तक ठोकर नहीं लगेगी उसे समझ नहीं आने वाला, तो कुछ होगा, देखते हैं कितना बुरा होने वाला है रुतबा के साथ। और फारूक सिद्दीकी ही फैज़ी है, तो ये क्लियर हो गया है। जो पिछले एपिसोड में कन्फ्यूज़न थी, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी इन दोनों में, जो अब क्लियर हो गई है। और शाहज़ैन लाशारी फयाज़ लाशारी का बेटा नहीं है। ये इस एपिसोड में एक और ट्विस्ट था, जो कि पिछले एपिसोड में कुछ अंदाज़ा हो गया था शाहज़ैन और उसकी मम्मा की बातों का। और आबरू के भाई की डेथ भी 30 साल पहले हुई थी। सबरीना ने निकाह भी 30 साल पहले किया था। और अब 30 साल का जब ये जिक्र हुआ था कि शाहज़ैन लाशारी को 30 साल पहले ही लिया था गोद, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि तीनों का कनेक्शन तो है, लेकिन क्या हो सकता है। तो आबरू का भाई शाहज़ैन लाशारी है, जिसने अपने ही बाबा का एक्सीडेंट किया था और डेथ भी उसी वजह से हुई थी। तो इन दोनों का कनेक्शन तो मालूम हुआ, लेकिन अभी भी तीसरा लिंक रहता है। देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ तो शायद लग रहा है कि हो लिंक। और वो जले हुए हाथ वाला आदमी, उसका अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि शायद वो सारिम हो, फैज़ी का वो कज़न जो हर चीज़ में उसकी हेल्प कर रहा था। और अशर नहीं था उस फोर्ट पिक में, तो यहाँ तो गलत अंदाज़ा लगाया। लेकिन फिर भी मुझे जब भी कुछ गलत होता है इस नावल में, तो मुझे सबसे पहले शक अशर पे ही जाता है, पता नहीं क्यों। शायद इसी तरह से नावल कंप्लीट हो जाएगी और मेरा अशर से शक हटेगा ही नहीं। तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।